Hello friends, I hope you all are doing fantastic. So let's begin with the revision of case study digest issued by ICAI for chapter number 2. चैप्टर 2 का नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी ये चैप्टर में केस स्टडी डाइजेस्ट में टोटल 6 क्वेश्चंस है, 2 केस स्टडीज है, केस स्टडी 12 एंड केस स्टडी 16 और बाकी के 4 जो है दोज आर स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 10, 17, 18 और 40। सो लेट्स डायरेक्टली बिगिन विद case study number 12 for the chapter number 2 that is modern business environment. अभी ये case study number 12 किसके बारे में? So it is about W Limited which is into scented decorative manufacturing company. यानी ये scented decorative items बनाता है. It always trades profitably due to targeting the niche market of high value decorative items. ये हमेशा प्रॉफिट करता है क्योंकि ये हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स बेचता है और एकदम नीश मार्केट को केटर करता है क्योंकि कॉस्टली प्रोडक्ट्स बेचता है डेकोरेटिव आइटम्स। उसके बाद वो लोग कौन सा वैक्स यूज करते हैं, ऑल दिया यूजलेस। लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मार्केट ऑफ दिस सेगमेंट इज सैचुरेटेड वन। ये इंडस्ट्री कैसे सैचुरेट होगा, यानी कंपटीशन तो है लेकिन अभी सबके पास अपना अपना कस्टमर बेस है। मार्केट इज सैचुरेटेड। अभी नए कस्टमर गेन करना, किसी और का मार्केट शेयर अगर हमें लेना हो तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें मार्केट शेयर मिल सकता है बिकॉज मार्केट इज सैचुरेटेड। सीईओ को लगता है कि वी शुड स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। हम फिजिकल स्टोर्स में तो अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, बट अभी हमें ऑनलाइन बेचना भी चालू करना चाहिए। None of the competitors have major online presence। का कोई भी कंपटीटर ये इंडस्ट्री में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच नहीं रहा है। इनके फिजिकल स्टोर्स बहुत सारी जगह पे है लेकिन अभी ये ऑनलाइन जाने की सोच रहा है। कौन? सीईओ। बट द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अनहैप्पी अबाउट दिस मूव। मैनेजिंग डायरेक्टर को ये मूव पसंद नहीं आया क्योंकि दे हैड इश्यू इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम इन द पास्ट में वो लोग ने एक आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट किया था जिसमें इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिलक्टेंट कि नहीं भाई हमें ऑनलाइन नहीं जाना है। अभी वो लोग ने कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट किया था? तो दे हैड इंप्लीमेंटेड अ सिस्टम व्हिच वुड हैव अलाउड स्टोर्स टू चेक इन्वेंट्री लेवल्स इन द नियर बाय स्टोर्स एज वेल एज इन देयर स्टोर। वो लोग ने एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया था जो इन्वेंट्री लेवल्स चेक कर सके कि हमारे स्टोर में कितना इन्वेंट्री पड़ा है, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चेक कर सकते हैं। लेकिन वो क्या हुआ? फेल हो गया एंड इट हैड टू बी डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि उसमें ऑपरेशनल सिस्टम और एप्लीकेशन के इश्यू थे एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय द स्मॉल आईटी टीम। यानी हमें पता क्या चला कि इसकी जो टीम है वो छोटी है। अभी तक आईटी टीम कोई कंपनी की बड़ी नहीं है डब्ल्यू लिमिटेड में। सीईओ को लगता है तभी हम फेल हुए थे बिकॉज लैक ऑफ कंट्रोल था। We never employed an IT director and the CEO. Therefore, CEO recommends कि we need to go into online retailing business. वो क्या बोल रहे हैं? हमने तभी IT डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया था जो पूरा ये सिस्टम को हैंडल कर सके, इसकी वजह से हम फेल हुए हैं, वरना हम फेल नहीं होते। तो ही इज टेलिंग कि हमें ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहिए। अभी CFO आया, CFO ने कहा है कि सिंस हम ऑनलाइन जाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को केटर करेंगे, सारे स्टेट्स में बेचेंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास एक्सटेंसिव डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा। तो ये डेटा को संभालने के लिए वी मस्ट इंस्टॉल अ क्लाउड बेस्ड ERP प्रोग्राम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी केस स्टडी। अभी हमें पूछा क्या है वो देख लेते। उसके पहले यू माइट बी टेलिंग कि सर कॉस्टिंग में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है और ये सब कुछ हमें 1.5 डेज में ही रिवाइज करना है। सबसे पहले तो 1.5 डेज में आपको मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। उसके लिए गुड न्यूज है कि मैंने रिवीजन वीडियोस डाले हुए जिसमें आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मॉड्यूल और उसके साथ साथ मैंने मेरा कॉन्सेप्ट बुक भी फ्री में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो यू कैन विजिट माय रिवीजन वीडियोस एंड चेक द कॉन्सेप्ट बुक फ्रॉम देयर। सो वहां से एक बार आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको मॉड्यूल के सारे सम्स करने पड़ेंगे 1.5 डेज में। फिर जो मॉड्यूल 3 है केस स्टडी डाइजेस्ट का वो भी करना पड़ेगा। उसके बाद पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट करना पड़ेगा जिसमें 77 क्वेश्चंस है। उसके बाद आरटीपी और एमटीपी भी देखना है। तो इतना सारा अगर हमें देखना है 1.5 डेज में तो पूरे बड़े बड़े केस स्टडी तो देख नहीं सकते। तो व्हाट यू कैन डू, तो ये केस स्टडी में हम समराइज करने की ट्राई करते हैं। आई विल शो यू द टेक्निक कि आप केस स्टडी कैसे फटाफट कर सकते हो। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा तो एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे इसमें क्या था कि इंडस्ट्री सैचुरेटेड है, वो लोग ऑनलाइन जाने की सोच रहे हैं। पहले एक इश्यू आ गया था, पास्ट में फेल हो गए थे क्योंकि उनका स्मॉल आईटी टीम था और आईटी डायरेक्टर भी नहीं था। अभी वो सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन जा पाएंगे और सीएफओ बोल रहा है क्लाउड बेस्ड ERP प्रोग्राम कर दो। ये 5-6 पॉइंट्स आपने देख लिए। यू नो द क्वेश्चन, नाउ डोंट रीड द क्वेश्चन। अभी पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते। आइडेंटिफाई द इश्यूज दैट डब्ल्यू लिमिटेड वाइल फेस वाइल लॉन्चिंग द ऑनलाइन रिटेलिंग सेगमेंट। ये ऑनलाइन रिटेलिंग सेगमेंट
इंस्टॉल करेंगे और लॉन्च करेंगे तो इसमें उन्हें कौन से इश्यूज आएंगे वो हमें बताना है। एग्जाम में जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई कंपनी ऑनलाइन जाने की सोच रहा है या ऑनलाइन रिटेलिंग मॉडल लॉन्च करने की सोच रहा है और क्वेश्चन में पूछा है कि इसको कौन से इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, तो ये केस स्टडी में जो इश्यूज दे वो सब छाप देना, और अगर क्वेश्चन में कोई और इश्यूज आपको हाईलाइट हुए दिख रहे तो वो भी आप लिख देना इसके साथ। सेकेंड हमें क्या पूछा है, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फॉर आईटी टू बी ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद इन डब्ल्यू। ये डब्ल्यू लिमिटेड में आईटी डिपार्टमेंट एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो हमें समझाना है। ये कोई मामूली छोटा मोटा ऑपरेशनल डिसीजन नहीं है। आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है। ये बड़ा डिसीजन क्यों है ये हमें यहां पर समझाना है। सो दो क्वेश्चंस, एक इश्यू समझाना है और दूसरा ये आईटी डिसीजन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों है वो हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम इश्यूज देख लेते हैं। अभी सॉल्यूशन जब भी आप देखते हो तो क्या कर सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड रीड में ट्राई टू मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड राइट देम बिसाइड्स दिस। यहां पे ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो ये पैराग्राफ को समराइज करते हुए से लिख लो। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड द केस स्टडी आपको सिर्फ वो जो रिटर्न वाले पॉइंट्स है ना वो ही देखने हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, विल टेक एन एग्जांपल हियर कि कैसे कर सकते हैं। पहला इश्यू जो ऑनलाइन रिटेलिंग बिजनेस में आ सकता है दैट इज नथिंग बट लैक इन आईटी रिसोर्सेज। सबसे पहले तो आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना हो तो इनके पास रिसोर्सेज ही कम है। कोई भी कंपनी के पास रिसोर्सेज ही कम होंगे तो उन्हें एक नया आईटी डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी आईटी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे लेकिन आईटी डायरेक्टर में क्या इश्यू आ सकते हैं, ही और शी विल लैक एक्सपीरियंस। ये बंदे को ये सेगमेंट कैसे चल रहा है उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में किसी ने अभी तक ऑनलाइन लॉन्च ही नहीं किया है। सो फर्स्ट थिंग जो यहां पे आएगा दैट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आप यहां पे साइड में लिख देना। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड यू हैव टू जस्ट रीड लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आईटी टीम अगर नया आईटी डायरेक्टर लिया वो बड़ी आईटी टीम को हायर करेगा, फिर दूसरे एडिशनल रिसोर्स हायर करेगा, सॉफ्टवेयर हायर करेगा, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। सो सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, सीएफओ ने हमें कहा कि एक्सटेंसिव डेटा रहेगा। एक्सटेंसिव डेटा में भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें इन्वेंट्री लेवल्स कितने हैं वो पता होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट कर दिया, फिर जाके आप मैसेज भेजते हो भाई मेरे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो कंपनी का खराब दिखेगा, वो बंदा दूसरी बार ऑर्डर ही नहीं करेगा। सो यू मस्ट हैव एन एक्यूरेट इन्वेंट्री लेवल चेक कि भाई इन्वेंट्री कितने हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए वी कैन इंस्टॉल अ क्लाउड बेस्ड ईआरपी प्रोग्राम। तो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लाउड बेस्ड ईआरपी प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये आपने 3 पॉइंट लिख लिए। तो एग्जाम के टाइम जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स देखने हैं एंड यू कैन मूव फास्ट। हेडर देख लो, लैक ऑफ आईटी रिसोर्स, उसमें ये 3 पॉइंट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड ईआरपी प्रोग्राम। अभी आगे मैं सब में ऐसे लेफ्ट में नहीं लिख रहा हूं बट यू कैन जस्ट राइट डाउन व्हेन यू आर स्टडीइंग सेल्फ, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तभी। फर्स्ट इश्यू क्या है ऑनलाइन रिटेलिंग में, लैक ऑफ आईटी रिसोर्सेज। दूसरा इश्यू क्या है, हाई सेटअप एंड रनिंग कॉस्ट। ऑनलाइन अगर हमें पूरा जाना है तो सबसे बड़ा सेटअप का कॉस्ट होगा और उसे ऑनलाइन चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का खर्चा होगा। तो देयर विल बी हाई सेटअप एंड रनिंग कॉस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर्स ने जो पैसे लगाए हैं वो लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, आरओआई, लेकिन इनिशियली शेयर होल्डर्स का रिटर्न कम हो जाएगा। उसके साथ साथ हमने जो एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमें इनिशियली प्रॉफिट कैसे थोड़ा बढ़ा सके और इन्वेस्टर्स को कैसे खुश रख सके वो भी देखना पड़ेगा। तो सेकेंड इश्यू क्या आ सकता है कि हाई सेटअप और रनिंग कॉस्ट होगा जिसकी वजह से हमारे रिटर्न्स फॉल हो जाएंगे। थर्ड इश्यू क्या आ सकता है, टेक्नोफोबिया। अब ये टेक्नोफोबिया क्या है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज है जो इतने सालों से फिजिकल स्टोर में ही माल बेच रहे थे उन्हें ऑनलाइन में कैसे काम करना है, अभी फिजिकल में कोई आएगा नहीं लेने तो ऑनलाइन में वो एडमिन पूरा संभालना, ऑफिस में बैठ के काम करना, दे माइट नॉट बी एबल टू कैरी आउट देयर रिक्वायर्ड जॉब्स परफेक्टली। सो दे माइट बी आइदर इनकम्पिटेंट कि वो लोग ऑनलाइन हैंडल नहीं कर पाएंगे जॉब, या तो दे माइट बी रिलक्टेंट। क्या होंगे, या तो इनकम्पिटेंट होंगे या तो रिलक्टेंट होंगे कि भाई ये नया सिस्टम अगर आया तो हम उसे ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे इंसेंटिव्स रुक जाएंगे, हमें जॉब से निकाल देंगे। तो ये डर की वजह से वो लोग नया सिस्टम इंप्लीमेंट ही ना होने दे। और पास्ट में भी इनके साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि इनका एक बार आईटी सिस्टम फेल हो गया है,
तो इसकी वजह से भी एम्प्लॉयज को डर रहेगा कि फिर से इंप्लीमेंट किया और फिर से फेल हो गए तो टाइम भी चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। तो टेक्नोफोबिया कुड बी वन ऑफ द इश्यू। उसके बाद एक इश्यू आ सकता है लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट। कस्टमर को शायद इंटरेस्ट ही ना हो ऑनलाइन परचेज करने में, क्योंकि ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ज्यादा पैसे देने हैं। सो कस्टमर माइट फील कि ये डेकोरेटिव आइटम्स है, खुद मेरे हाथ से फिजिकली देखूं, फील करूं और फिर ही खरीदूं। तो ऑनलाइन शायद कस्टमर खरीदे ही नहीं, और इनकेस अगर ऑनलाइन कस्टमर खरीदता है तो इट विल हैव टू इनकर हाई शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि ये डेलिकेट आइटम्स है, फ्रेजाइल आइटम्स है, टूट जाएंगे या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हाई शिपिंग और हैंडलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कस्टमर माइट बी रिलक्टेंट कि नहीं भाई ऑनलाइन नहीं खरीदना है, हम ऑफलाइन ही स्टोर पर जाकर खरीद लेते हैं। तो ये एक इश्यू उनको बड़ा आ सकता है। दूसरा इश्यू क्या आ सकता है कि ऑनलाइन जाने से पहले एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वरना द वेबसाइट विल फेल टू कैच दी कस्टमर्स। सो मार्केट रिसर्च एक बहुत बड़ा कॉस्ट भी है और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है विच द कंपनी विल हैव टू इनकर। तो ये और एक इश्यू हो सकता है। और लास्ट इश्यू क्या है? सिक्योरिटी इश्यूज। अभी ऑनलाइन हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पेमेंट ऑनलाइन ही करने हैं, तो इसमें शायद फ्रॉड हो सकता है, एरर हो सकता है, लैक ऑफ व्हाट वी कॉल हैकिंग हो सकता है, फिर अटैक्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि कस्टमर का डेटा कहीं ना चला जाए, उसके कार्ड्स जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उसका डेटा कहीं ना चला जाए। तो ये एक सिक्योरिटी इश्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यू दैट अ कंपनी हैज टू टैकल बिफोर गोइंग ऑनलाइन। तो हमने कौन से 5 इश्यूज देखे? एक तो लैक ऑफ आईटी रिसोर्सेज इज द फर्स्ट इश्यू। दूसरा इश्यू हमने देखा हाई सेटअप एंड रनिंग कॉस्ट। तीसरा इश्यू हमने देखा टेक्नोफोबिया। चौथा इश्यू हमने देखा लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट। और 5वां इश्यू हमने देखा सिक्योरिटी इश्यूज। अभी इसने कहा है कि ये आईटी डिसीजन एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्यों है वो हमें समझाना है। तो उसके भी 4 रीजंस है, 2 अच्छे यानी एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस यानी 2 कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन है कि ये 2 कॉस्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन है और 2 एडवांटेजेस। ये 4 रीजन की वजह से ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। सो कौन सा है? फर्स्ट इज कंपिटिटिव एडवांटेज। अभी हमने देखा मार्केट सैचुरेटेड है, कस्टमर सब अपने अपने उनके पास है, नए कस्टमर गेन करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। तो अगर ये कंपनी ऑनलाइन जाती है तो उन्हें एडिशनल मार्केट शेयर भी मिलेगा और वो अपोनेंट से फाइट कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें कंपिटिटिव एडवांटेज मिलेगा मार्केट में। सिंस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और उसे कंपिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, दिस बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। दूसरा, स्टेक होल्डर्स हैप्पी हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जाना एक ट्रेंड है, एवरी बिजनेस इज बीइंग ऑनलाइन, सब बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी सोच रही है, उसकी वजह से स्टेक होल्डर्स हैप्पी हो गए। और दूसरा, कस्टमर्स विल बी एबल टू चेक देयर इन्वेंट्री लेवल्स ऑनलाइन ओनली। यानी अभी समझो कस्टमर को एक परफ्यूम खरीदना हो कोई इंपोर्टेड और वो आपके स्टोर पे आता है, स्टोर पे आके उसे पता चलता है कि वो परफ्यूम है ही नहीं, तो बेचारे बंदे को आपके स्टोर तक आने का टाइम भी उसका वेस्ट हुआ, कॉस्ट भी वेस्ट हुआ और धक्का भी हुआ। उसकी वजह से अगर हम ऑनलाइन चले जाते हैं तो स्टेक होल्डर्स यानी कस्टमर को भी क्या एडवांटेज होगा? उसे ऑनलाइन ही पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट है कंपनी के पास या नहीं है। अगर नहीं है तो वो फिर आएगा ही नहीं और वो बाद में कभी आएगा। सो ये एक एडवांटेज हो सकता है। सिंस कस्टमर इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, उसको बेनिफिट हो रहा है, हेंस इट बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तीसरा, कॉस्ट ऑफ आईटी सिस्टम। जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, कंपनी का इतना सारा खर्चा जा रहा है, हेंस इट बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और चौथा, फास्ट मूविंग डिसीजन है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? इनिशियली तो कंपनी फर्स्ट मूवर और फास्ट मूविंग एडवांटेज ले ले कि अभी तक कोई नहीं है ऑनलाइन में, तो कंपनी जितना प्रॉफिट कर सके उतना कर ले। लेकिन एक बार सबको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है तो राइवल्स जो है वो भी सारे ऑनलाइन आ जाएंगे, तो तभी कंपनी को कुछ और तरीके से प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। सिंस इनिशियली कंपनी को फास्ट मूविंग एडवांटेज मिलेगा लेकिन बाद में नहीं मिलेगा, तो कंपनी विल हैव टू थिंक सम अदर स्ट्रेटेजी। इसके लिए दिस बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों है? 4 चीज हमने देखी, कंपिटिटिव एडवांटेज, दूसरा स्टेक होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए, तीसरा हमने देखा कॉस्ट ऑफ आईटी सिस्टम, और चौथा फास्ट मूविंग एडवांटेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी नंबर 12. The next case study for chapter number 2 is case study number 16. This is about RS Tools Limited. ये केस स्टडी थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, सो वील ट्राई टू कवर इट एज क्विक एज पॉसिबल। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे ये केस स्टडी में। RS Tool Limited is a leading force in manufacture and supply of modern agricultural equipments. ये modern agriculture equipments बनाता है।
The company has grew substantially over the past decade and it is ranked 20 globally. यानी ये ग्लोबली 20th रैंक कर रहा है. यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता चलता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, इसके ऑपरेशंस बहुत वाइड स्प्रेड है. As it commonly happens, as the company grows, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, it has started experiencing issues in supply chain. यानी they are facing supply chain complexities and they did nothing about it. They find difficulties because of decentralization and fragmented network. इनका जो बिजनेस हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस है और उनका जो नेटवर्क है वो पूरा फ्रेगमेंटेड है, यानी अलग अलग जगह से ये सप्लाई कर रहे हैं. तो अभी तक हमें क्या पता चला, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 20th रैंक करी है तो बड़ी है और सप्लाई चेन में उन्हें कॉम्प्लेक्सिटीज है. ये मेन पॉइंट्स थे अभी तक के. Top management has recently decided to enter into a small irrigation component segment named Siri. यानी इनको एक अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए सेगमेंट में एंटर होना है जो स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम उन्होंने रखा है Siri. अभी ये जो Siri है ना, दैट इज अ सीजनल बिजनेस. ये कैसा सीजनल बिजनेस है, इट इज बिटवीन अप्रैल टू जून. तो 4 अप्रैल में जून जुलाई यानी ये 4 महीना बिजनेस चलेगा, बाकी के टाइम ये बिजनेस नहीं होगा. दिस इज अ सीजनल बिजनेस. तो इतना हमें पता चला. द कंपनी इज करेंटली रिप्लेनिशिंग डीलर्स इन्वेंट्री एवरी मंथ. यानी इनका जो मॉडल है वो डीलर के थ्रू सप्लाई करने का मॉडल है और डीलर के पास ये इन्वेंट्री एवरी मंथ रिप्लेनिश करते हैं, यानी हर मंथ डीलर के पास इनका इन्वेंट्रीज बेच देते हैं. अभी उन्होंने आगे लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिस्पैचिंग दीज ऑर्डर्स टू डिलीवर व्हाट वी कॉल डीलर्स इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी स्लो. ये एक तो कॉस्टली है, दूसरा स्लो है और तीसरा इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद डिमांड पैटर्न. कस्टमर का जैसे जैसे डिमांड आ रहा है ना, वो पैटर्न में उनका डिलीवरी नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा लोचा है, सबसे बड़ा इश्यू है सप्लाई चेन में कि उनका जो डिलीवरी हो रहा है डीलर्स के थ्रू वो प्रॉपरली अभी तक नहीं हो रहा है, डिमांड के साथ मैच नहीं हो रहा है. उनके 300 प्लस डिलीवरी नेटवर्क्स है. कितने? 300 प्लस डिलीवरी नेटवर्क्स. यानी बिजनेस बड़ा है, अलग अलग डीलर्स के पास वो लोग डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं और एवरी मंथ वो लोग स्टॉक रिप्लेनिश करते हैं. उसके बाद वो लोग ने लिखा है कि अभी ये सीरी जो वो लोग ने नया इक्विपमेंट लॉन्च किया है उसकी भी मार्केट डिमांड अभी उन्हें पता नहीं है और वो डीलर को जो हिसाब से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं दैट इज नॉट इन कंसिस्टेंट विद द मार्केट डिमांड. अभी जो डीलर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं सीरी वो भी मार्केट डिमांड से कंसिस्टेंट नहीं है. They recognize that the state of affairs cannot be allowed to continue in the long run. ऐसे अगर बिजनेस चल रहा है तो लॉन्ग रन तक ये बिजनेस नहीं टिकेगा. इसलिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग हमारा सप्लाई चेन कॉस्ट 15% से कम करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स. ये कंपनी ने सोचा है. क्या सोचा है कि हमें 15% कॉस्ट कम करना है सप्लाई चेन का इन नेक्स्ट 3 इयर्स. इसके लिए वो लोग ने एक एक्सपर्ट ग्रुप हायर किया है और मिस्टर कार्तिक उनका लीडर है. इज अ मैनेजिंग कंसल्टेंट जो ये एक्सपर्ट ग्रुप को गाइड करेगा. अभी मिस्टर कार्तिक ने इन लोगों को 3 रिमार्क्स दिए हैं. अभी ये रिमार्क्स क्या क्या है, तो ये है मिस्टर कार्तिक की सोच. मिस्टर कार्तिक ने कहा कि जब भी आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहीं इंप्लीमेंट करना हो तो मेरे हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये इश्यूज आ सकते हैं. ये मिस्टर कार्तिक के रिमार्क्स है. उसने क्या 3 रिमार्क दिए. एक तो मोस्ट कंपनी बिगिन विद द बेस्ट इंटेंशंस टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट सप्लाई चेन. बेस्ट इंटेंशन से सप्लाई चेन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं बट दे लूज मोमेंटम लेटर ऑन बिकॉज दे सी इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म कॉस्ट ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. यानी यहां पे क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म. सबसे पहला उसने क्या कहा कि यहां पे शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है सप्लाई चेन का, ये उसका रिमार्क है. दूसरा, इफ यू टेल मी दैट कंपनी हैजंट बीन एबल टू सस्टेन एनी प्रोग्रेस इन सप्लाई चेन एंड कॉस्ट रिडक्शन इन शॉर्ट रन, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल. यानी सप्लाई चेन इंप्लीमेंट करते वक्त कंपनी फेल होती है. फेल होना इज नॉट कॉमन, फेल होना इज नॉट अनकॉमन, इट इज कॉमन. सो इनकेस आप मुझे बोलते हो कि कंपनी ने कुछ भी कॉस्ट रिडक्शन नहीं किया तो आई वोंट बी सरप्राइज. तो फेल होना यहां पे कॉमन है, ये दूसरी बात बोल रही है. तीसरा उसने क्या कहा कि नो प्रोड्यूसर हैज द एबिलिटी टू गिव कस्टमर व्हाट दे वांट, व्हेन दे वांट एंड द प्राइस दे वांट. कोई भी आज तक ऐसा कंज्यूमर नहीं हुआ है जो कस्टमर को जैसा चाहिए, जितना चाहिए, जितने में चाहिए वो दे पाया हो, अनलेस द वैल्यू चेन्स हैव आल्सो बीन
एंकरेज्ड। यानी सिर्फ अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है पर वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं करता है तो आज तक बिना वैल्यू चेन का यूज किए कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा सप्लायर या बिजनेस नहीं हुआ है जो कस्टमर को जो चाहिए वैसा दे सकता है। यानी यहाँ पे वो वैल्यू चेन को एंकरेज करने की बात कर रहा है। तो ये 3 रिमार्क्स किसके हैं? मिस्टर कार्तिक के। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? When the expert team headed Mr. Karthik began investigation, they found 3 areas of feasible leverage to reduce supply chain cost. इनको एक तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा ढंग से करना है और सप्लाई चेन का कॉस्ट भी कम करना है। तो इनको 3 जगह ऐसी मिली जहां पे ये सप्लाई चेन का कॉस्ट कम कर सकते। अभी ये कौन सी 3 जगह है? सो फर्स्ट उन्होंने कहा कि वो जो शिपमेंट करते हैं, डीलर तक सामान पहुंचाते हैं या फिर सप्लायर से जो सामान अपने गोडाउन में या फिर अपने कंपनी फैक्ट्री में ला रहे हैं, दैट कैन बी एक तो कंसोलिडेटेड और दूसरा दे कैन यूज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर। यानी यहां पे वो लोग आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, यहां पे वो लोग आउटसोर्सिंग की बात करें कि हमारा जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी सामान सप्लायर से हमारे फैक्ट्री तक लाना और डीलर तक पहुंचाना, बोथ वेज वी कैन से डीलर तक पहुंचाना नॉट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, बट व्हाट दे आर टेलिंग, हम हमारा शिपमेंट को कंसोलिडेट करते हैं और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो सामान हम सप्लायर से लाते हैं वो उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। दूसरा वो लोग ने क्या कहा कि हम इन्वेंट्री रिप्लेनिश एवरी मंथ करते हैं, डीलर का 1 मंथ साइकिल है, उसको हम 15 डे साइकिल तक अगर लेके जाए तो कस्टमर डिमांड से हम मैच कर पाएंगे, कस्टमर डिमांड से हम मैच कर पाएंगे। इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि 15 दिन में डीलर के पास इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो जाना चाहिए। तो यहां पे वो लोग ने क्या कहा है? 15 डेज इन्वेंट्री, 15 डेज इन्वेंट्री। ये दूसरा वो लोग ने कहा कि ये हम अगर करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम हो सकता है। तीसरी वो लोग ने क्या बात कही है? द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन हैज इवॉल्व्ड रादर देन ग्रोन बाय डिजाइन। यानी अभी जो सप्लाई चेन वो लोग का चल रहा है, अभी जो हिसाब से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई बनाया हुआ सप्लाई चेन नहीं है, इट हैज इवॉल्व्ड। हम ऐसे बिजनेस कर रहे थे तो बन गया है सिस्टम, लेकिन हमने कुछ अच्छे से ढंग से डिजाइन नहीं किया है। तो इनकेस अगर हम ये प्रॉपर डिजाइन करते हैं सप्लाई चेन का पूरा फ्रेमवर्क, तो जो बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कम हो जाएगी और हम सिनर्जी बेनिफिट्स ले सकेंगे। ये 3 एरियाज वो लोग ने एनालाइज किए हैं कॉस्ट कम करने के। उसके बाद कार्तिक ने कहा कि हम सप्लाई चेन नेटवर्क को रीडिजाइन करते हैं। वो कैसे करेंगे? एक तो सप्लाई चेन को रीऑर्गेनाइज करते हैं कि जहां से क्या कितना कैसे जाना चाहिए, पूरा प्रोसेस एक सेट करते हैं। दूसरा, कॉस्ट कम करने की ट्राई करते हैं। और तीसरा, लेट्स ले अ ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर कैपेबिलिटी इन सप्लाई चेन। यानी फ्यूचर में अभी ये सीरी लॉन्च किया है उसने, अभी आगे वो और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगा, तो ये सब के लिए फ्यूचर में ये बिजनेस सस्टेनेबल हो उसके लिए हम एक पूरा ग्राउंड वर्क बनाते हैं। He is determined to revitalize the supplier relationship management as well as number of suppliers are very large in the company. Hence there is a burden of quality, delivery and payment issues. उसने क्या बिजनेस में ढूंढा कि ये कंपनी का RS Tools Limited का सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो लेट अस इंप्रूव सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से उनके जो सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छे हो गए तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, टाइम पर मिलेगा। दूसरा एक इश्यू यहाँ पे क्या है कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्ट में कुछ लोचा होता है। ही हैज सो नाउ डिसाइडेड कि एक तो हम सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे और दूसरा ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करेंगे इन द अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। तो मिस्टर कार्तिक ने सोचा है कि ये 2 चीज हम सप्लाई चेन में करते हैं। अभी पहले हम क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। कंपनी बड़ा है, एग्रीकल्चर बिजनेस में है, 20th रैंक कर रहा है, सप्लाई चेन में कॉम्प्लेक्सिटीज है, सीरी उसने लॉन्च किया है विच इज अ सीजनल बिजनेस, कस्टमर के डिमांड मीट नहीं करी है क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स रिप्लेनिश एवरी मंथ हो रहे हैं। फिर वो लोग ने सोचा है कि हमें कॉस्ट कम करना है सप्लाई चेन का। मिस्टर कार्तिक ने कहा अगर आप सप्लाई चेन इंप्लीमेंट करते हो तो 3 चीज हो सकती है, एक तो शॉर्ट टर्म में बहुत खर्चा होगा, दूसरा फेल होना कॉमन है, और तीसरा वैल्यू चेन को इंटीग्रेट नहीं करोगे तो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर वो लोग ने कहा कि हम एक काम करते हैं, सप्लाई चेन का कॉस्ट कम करने के लिए 3 चीज कर सकते हैं। ऐसा मिस्टर कार्तिक और बिजनेस ने सोचा। क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स है उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। दूसरा, हमारा जो इन्वेंट्री टाइम है वो 1 मंथ की जगह 15 डेज कर सकते हैं। और तीसरा, सप्लाई चेन ऐसे ही बन गया है, इवॉल्व हुआ है,
तो उसे हम पहले ढंग से डिजाइन करते हैं। अगर उसे ढंग से डिजाइन किया तो शायद देयर आर चांसेस कि हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाए और हम सिनर्जी बेनिफिट्स गेन कर पाए। उसके बाद मिस्टर कार्तिक को क्या लग रहा है, हमें अपस्ट्रीम सप्लाई चेन सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन सॉल्व करना है। अभी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में दो चीज आती है, एक तो रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड दूसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा हुआ है। अभी उनके लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स है, तो इसने क्या कहा कि सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्रूव करो और दूसरा ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करो बिजनेस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अभी ये लोग ने पूछा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। सो वी हैव टू लिस्ट द क्रिटिकल इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय आरएस लिमिटेड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अबव, यानी इनको अभी कौन से इश्यूज आ रहे हैं, एक तो वो हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा इन्होंने क्या किया है, इन द लाइट ऑफ इनिशियल रिमार्क्स मेड बाय कार्तिक। कार्तिक ने जो 3 रिमार्क्स किए थे, 3 चीज बताई थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, वो यू हैव टू एनालाइज द वैलिडिटी कि भाई उसने जो बताया वो एक्चुअली वैलिड है कि वैलिड नहीं है, ऐसा होता है या नहीं होता है, वो हमें एनालाइज करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, लिस्ट द मेजर बेनिफिट्स दैट आरएस टूल वुड रीप इफ दे डिजाइन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छे से प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, तो उन्हें कौन से बेनिफिट्स होंगे वो हमें यहाँ पे बताने हैं। चौथा, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो कैसे इस्टेब्लिश कर सकेगा, वो इवेल्युएट हमें करना है। पांचवा, ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो इंप्लीमेंट करने की बात हुई है, वो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में कैसे बैठती है और उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है वो हमें बताना है। और लास्ट में ये लोग ने पूछा है कि आउटसोर्सिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विल इट हेल्प द कंपनी और नो। सो क्वेश्चन क्या क्या है, इश्यूज, फिर वैलिडिटी वो उसके रिमार्क्स की, तीसरे बेनिफिट्स सप्लाई चेन के, चौथे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पांचवा ई प्रोक्योरमेंट और लास्ट इज आउटसोर्सिंग। ये 6 टॉपिक्स हमें एक एक करके समझाने हैं। लेट्स नॉट बी वरीड कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दो। अभी पहले हमें इश्यूज पे फोकस करना है, तो सिर्फ इश्यूज देखते हैं क्वेश्चन में। केस स्टडीज में इजीली यू कैन स्कोर मार्क्स, कट इट इनटू पार्ट्स, डोंट गेट वरीड। अच्छे से जो स्ट्राइक होता है उसके हेडर्स लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, हेडर्स लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एग्जामिनर को कोई टाइम नहीं है पूरा आपका केस स्टडी पढ़ने का, वो आपके हेडर्स देखेगा, अगर हेडर्स अच्छे हैं ही विल गिव यू द मार्क्स, ठीक है। सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें बताना है कि इश्यू क्या क्या हो रहे हैं इनके सप्लाई चेन में। तो हमने पहले पढ़ा था इनका एक तो डिसेंट्रलाइज्ड और फ्रेगमेंटेड नेटवर्क है सप्लाई चेन का, तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। सो क्या क्या इश्यू है, एक तो कॉस्टली एंड स्लो सप्लाई। एक तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है तो सब कुछ सेंट्रल स्टोर से हर जगह जाता है, तो उसकी वजह से ये एक तो कॉस्टली भी हो रहा है और दूसरा स्लो सप्लाई भी हो रहा है। दूसरा, इनका जो सप्लाई है दैट इज नॉट इन कंसोनेंस विद डिमांड पैटर्न। क्यों? क्योंकि ये डीलर को स्टॉक रिप्लेनिश एवरी 1 मंथ कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 15 दिन में करना। तो सेकंड क्या है कि इनका डिमांड पैटर्न के साथ सप्लाई मैच नहीं हो रहा है। तीसरा, वाइड डीलरशिप एंड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके पास 300 डीलर्स है, दे आर डीलिंग विद 300 डीलर्स, लेकिन उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये तीनों 300 डीलर्स को मैनेज कर सके, उनके पास टाइम पे डिलीवरी कर सके। इसकी वजह से उनका सप्लाई चेन में कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है। ये तीसरा इश्यू है। लास्ट इश्यू क्या है, रेगुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैज कंसिस्टेंट मार्केट डिमांड व्हाइल न्यू ब्रांड सीरी हैज सीजनल डिमांड। अभी इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसा भी नहीं है कि हर सीजन में हर प्रोडक्ट बिक रहा है। कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर सीजन में बिकते हैं, कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे सीरी नया है वो सिर्फ सीजनल है। तो ये भी एक इश्यू है कि डिमांड फ्लक्चुएटिंग है, किसी की डिमांड कोई मंथ में है, किसी की हर मंथ में है, तो उससे कैसे मैनेज कर रहा है, ये भी सारे इश्यूज है। तो 4 इश्यूज देखे, एक तो कॉस्टली है और स्लो सप्लाई हो रहा है इनका, दूसरा सप्लाई इनका डिमांड के साथ मैच नहीं हो रहा है, तीसरा डीलरशिप बड़ा है लेकिन रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डीलरशिप मेंटेन करने के लिए, और चौथा इनकी डिमांड जो है किसी की रेगुलर डिमांड है, किसी की सीजनल डिमांड है, तो उसे मैनेज करने के दे नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्यूरेट डेटा, तो वो भी इनके पास नहीं है। तो ये सारे इनके इश्यूज थे। इसके बाद हमें क्या समझाना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो सप्लाई चेन के बारे में मिस्टर कार्तिक ने रिमार्क्स किए थे वो सही है कि नहीं है। अभी सप्लाई चेन के बारे में अगर रिमार्क्स करेक्ट है या नहीं है उसे वैलिडेट करने से पहले सप्लाई चेन क्या है वो तो समझाना पड़ेगा ना। सो हियर दे हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन। ये पार्ट में वो लोग ने सप्लाई चेन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अभी ये इंट्रोडक्शन क्या है हम देख लेते हैं। Supply chain encompasses all activities and information flow necessary for transformation of goods from origin of raw material to when the product is finally consumed। यानी सप्लाई चेन क्या है, तो यहाँ पे वो लोग ने ना सिर्फ एक प्रोसेस लिख दिया है
कि रॉ मटेरियल को सप्लायर से लेके आना, उसको प्रोसेस करना, उसको वेयर हाउसिंग में रेडी करके रखना, फिर डीलर को देना या रिटेलर को देना, वहां से कंज्यूमर को देना और कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। और अगर सप्लाई चेन हम अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो कस्टमर का वैल्यू मैक्सिमाइज होता है और हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं। द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय मिस्टर कार्तिक आर वैलिड लार्जली। Sustainable supply chain cost management is continuous process and not a one time initiative where commitment from top management to bottom is required। यानी कार्तिक ने जो बोला है वो कुछ ना कुछ मोस्टली सही है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है एक ही टाइम में किया और बेनिफिट्स दिखने लगे। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, और इसके लिए टॉप मैनेजमेंट का एज वेल एज बॉटम मैनेजमेंट का कमिटमेंट चाहिए। यानी पूरे पाइपलाइन, जो पूरा पाइपलाइन है ऑर्गेनाइजेशन में, सबका कमिटमेंट चाहिए कि हमें सप्लाई चेन इंप्लीमेंट करना है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज मोर एंड मोर, इट वुड रिक्वायर मोर एंड टाइम, सॉरी, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सिंस इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इनिशियली शॉर्ट रन में ये बहुत सारा कॉस्ट मांग लेगा, यानी इट विल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट विल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद it will maximize the customer value and yield better results if it is supported by value chain analysis। यानी इतना खर्चा किया शॉर्ट टर्म में, लेकिन साथ में अगर कस्टमर का वैल्यू बढ़ाना हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना हो तो हमें साथ में वैल्यू चेन एनालिसिस को भी इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली अगर ऊपर वाला हमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सप्लाई चेन इज नथिंग बट अ लिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। यानी रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदने तक कस्टमर जहां तक कंज्यूम करते हैं वो सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। और मेनली यहाँ पे एक जो लाइन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू राइट इन द एग्जाम, वो क्या है? ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर इज सप्लाई चेन। ये हमने डिस्कस किया। An important objective of supply chain management is to correlate production and distribution of goods and services with the demand of the product। यानी एग्जाम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अगर आपको पूछे या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस क्या है? वी हैव टू कोरिलेट। क्या कोरिलेट करना है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस किसके साथ कोरिलेट करना है? डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को जो कस्टमर का डिमांड है उसके साथ कोरिलेट करना है। सो ये पॉइंट आप एग्जाम में लिखना। अभी हम जो कार्तिक ने दो तीन चीजें बताई थी कि फेल होना कॉमन है, फिर शॉर्ट टर्म में बहुत सारा खर्चा इनकर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो लोग ने वही बात की है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन शुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट रादर देन कॉस्ट एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। यानी ऐसा मत सोचो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने खर्चा कर दिया, कंसिडर इज एज एन इन्वेस्टमेंट, इससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होगा। एंड उसके बाद वो लोग ने कहा है कि उसने क्या कहा कि मैनेजमेंट फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं क्योंकि इनिशियली कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर आगे जाके बेनिफिट्स मिले ना मिले ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने उसको क्या किया है? वैलिडेट किया है कि नहीं, जो उसने कहा वो बराबर है, शॉर्ट टर्म में कॉस्ट इनकर होगा लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करो। लेकिन मैनेजमेंट क्यों फ्रस्ट्रेट होगा? क्योंकि इनिशियली हमने सोचा रहेगा कि 500 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन इंप्लीमेंट करते वक्त पता चला कुछ हिडन कॉस्ट आने लगे, फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होने लगे, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और 500 करोड़ का 700 करोड़ हो जाए और इनिशियली बेनिफिट्स तो कुछ दिखेंगे नहीं। इसकी वजह से जो उसने कहा कि शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ज्यादा होगा और मैनेजमेंट हैप्पी नहीं होगा, वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट भी इनकर होता है, हमें पता नहीं होता है कितना होता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि यहाँ पे फेल होना कॉमन है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि all the activities associated with flow and transformation of goods is called supply chain. It is a multifaceted exercise and cannot present any instant or one time result। यानी इनिशियली फेल होना कॉमन है क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। सप्लाई चेन एक बार हमने इंप्लीमेंट किया तो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद वो बिजनेस का स्ट्रीमलाइनिंग दिखेगा। तो उसने जो सेकंड पॉइंट कहा था कि यहाँ पे हम फेल हो सकते हैं, क्योंकि क्यों फेल हो सकते हैं? क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता है। तो इनिशियली हमें लगेगा कि यार हमने इतना खर्चा किया लेकिन रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है तो हम फेल हो गए। ऐसा एक्चुअली नहीं है, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दिखेगा। बट उसने जो क्या कहा कार्तिक ने कि इनिशियली आपको लगेगा कि आप फेल हो गए और फेल होना यहाँ पे कॉमन है, इनिशियली आपको बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे। तो उसने जो सेकंड पॉइंट कहा था वो भी करेक्ट है।
तीसरा पॉइंट उसने क्या कहा था कि वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे जो वैल्यू चेन एनालिसिस के 5 चीजें थी, कौन सी थी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस। ये 5 चीजें हमें सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करनी है। कैसे? ये 5 चीज को मिला के ही तो सप्लाई चेन बनता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज नथिंग बट प्रोक्योरमेंट, operations is nothing but converting raw material into finished goods, outbound logistics is nothing but storage of product into warehouse, marketing and sales is nothing but product बेचना, और service is nothing but customer ने product consume किया, उसके बाद उसको कोई after sales सर्विस चाहिए या नहीं। तो ये 5 वैल्यू चेन को हमने एनालाइज किया और ये पांचों प्रोसेस में हमने देखा कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जो वैल्यू एडिंग है, जो काम के हैं, वो सारे पर हमने अगर स्पेशल फोकस दिया, और जो प्रोसेसेस काम के नहीं है उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दिया। अगर ये एक्सरसाइज हमने की, वैल्यू चेन एनालिसिस को इंटीग्रेट किया सप्लाई चेन में, तभी जाके हमें सप्लाई चेन में सक्सेस मिल सकता है। तो उसका जो तीसरा पॉइंट था वो भी वैलिड है। उसके बाद थर्ड चीज हमें क्या बतानी थी? थर्ड चीज वी हैड टू टेल बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू आरएस टूल लिमिटेड। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बेनिफिट्स दिए, हम एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्टिमम इन्वेंट्री इन कंसोनेंस विद डिमांड पैटर्न। अगर सप्लाई चेन वो लोग ने अच्छे से कर लिया तो वो लोग कस्टमर के डिमांड पैटर्न को मीट कर पाएंगे। 15 दिन में वो लोग प्रोडक्ट्स डीलर के पास रिप्लेनिश कर पाएंगे, तो वो एक अच्छी चीज हो जाएगी। सेकेंड, एक्सपर्टीज ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये लोग वो लॉजिस्टिक्स का पूरा बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स का बिजनेस उन्हें वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये वैल्यू एडिंग है, कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है, हम कहां से लॉजिस्टिक्स करते हैं, हम खुद लॉजिस्टिक्स करते हैं या कोई आउटसोर्स पर्सन लॉजिस्टिक्स कर रहा है, इससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर को सिर्फ उसका सामान चाहिए। आप लॉजिस्टिक्स किसी के पास से भी करवाओ, उससे कस्टमर को लेना देना नहीं है। दैट मींस दिस सर्विस बिकम्स अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। और वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, तो इस पर मैनेजमेंट को स्पेशल फोकस नहीं देना चाहिए। तो मैनेजमेंट इसको एलिमिनेट करके कैसे कर देगा? एलिमिनेट कैसे करेगा? थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देगा। सो अगर ये थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करता है तो उसके बेनिफिट क्या हो गए? उनकी एक्सपर्टीज है ये काम में, तो काम अच्छे से होगा, टाइमली होगा, फटाफट होगा, क्वालिटी वाला होगा। नेक्स्ट इज ईज एंड ट्रांसपेरेंसी। एक बार सप्लाई चेन मैनेजमेंट एस्टेब्लिश हो गया तो पहले उनका कैसा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, फ्रैगमेंटेड नेटवर्क है, तो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कहां से कितना सामान कितना फास्ट जा रहा है। लेकिन एक बार सप्लाई चेन मैनेजमेंट एस्टेब्लिश हो गया तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, डेटा प्रॉपरली मिलेगा, टाइमली स्टॉक हर जगह पहुंचेगा, तो उसकी वजह से बिजनेस करने में आसानी होगी। फोर्थ इज रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट। एक बार सिस्टम अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया तो इनिशियली तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा, लेकिन बाद में उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। उनका टारगेट भी है 3 साल में उन्हें 15% सप्लाई चेन कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो वो कैसे होगा? अगर वो प्रॉपरली सप्लाई चेन एनालिसिस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से उनका ये जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और जनरेटिंग कैपेबिलिटीज एंड बिकमिंग फ्यूचर रेडी। आज तो वो लोग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया सीरी, लेकिन आगे जाके वो लोग 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। सबका डिमांड अलग अलग सीजन में आता हो, तो अभी से इफ दे डू नॉट प्लान एंड प्रिपेयर फॉर सप्लाई चेन, आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम होगा। सो और एक बेनिफिट क्या है कि अभी अगर वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उनके लिए फ्यूचर रेडी हो जाएंगे वो लोग। दे विल हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए देयर कंपनी वुड बी एबल टू ग्रो। ये भी उनको एक बेनिफिट हो सकता है। चौथा हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है कि अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, जिसमें 2 चीज आती है। 2 चीज क्या क्या आती है? वन इज रिलेशनशिप विद द सप्लायर और दूसरा यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमें यहां पर समझाना है। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट नोट्स में देखा है कि 2 तरीके सप्लाई चेन होते हैं। वन इज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, दूसरा है डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। व्हाट इज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन? अ सप्लाई चेन विच फ्लो रिलेट्स टू सप्लायर। The flow that relates to supplier is known as upstream supply chain, and a flow that relates to customer is known as downstream supply chain. Upstream supply chain में भी 2 चीजें देखी थी। एक तो relationship with the supplier, that is nothing but supplier relationship management, और दूसरा हमने देखा था use of information technology. use of information technology में हमने 3 चीज देखी थी। One was e-sourcing, second was e-purchase और तीसरा was e-payment। तो ये हमने देखा था। और नीचे डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हमने 4 चीजें देखी थी। कौन सी थी? फर्स्ट वाज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेकंड वाज रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमने 6 टाइप के मार्केट्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट में हमने देखा था ब्रांड स्ट्रेटेजी। तो दिस वाज नथिंग बट अपस्ट्रीम सप्लाई चेन एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। अभी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक तो व्हाट इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो हमने एक्सप्लेन किया कि द फ्लो विच relates to supplier
इज नोन एज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में फर्स्ट है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो, सप्लायर के जो प्रोसेसेस है उसको सिंप्लीफाई करो, सप्लायर की वैल्यू चेन है वो खुद में इंटीग्रेट करो। ये सब करेंगे तो हमें टाइमली डिलीवरी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी और आगे जाके बिजनेस को फायदा होगा। सो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए विच RS टूल लिमिटेड कैन डू। पहला कौन सा है? extended value chain and consolidated supply chain to ensure quality and innovation। सबसे पहले तो सप्लायर का जो वैल्यू चेन है उसे समझो कि सप्लायर रॉ मटेरियल कैसे बना रहा है, वो रॉ मटेरियल कहां से ला रहा है, और ट्राई करो कि हमारी वैल्यू चेन वो वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ट्राई टू एक्सटेंड अवर वैल्यू चेन, ट्राई टू कंसोलिडेट अवर वैल्यू चेन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस में कि ये अगर हम करते हैं तो सप्लायर से हमारे रिलेशन और अच्छे हो गए। विल गेट टू नो कि सप्लायर कैसी क्वालिटी का माल दे रहा है, कितना टाइमली प्रोडक्शन कर रहा है। सो इसकी वजह से हमारा जो बेनिफिट है, हमारा जो प्रोसेसिंग में प्लानिंग में जो टाइम जाता है वो अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लायर वैल्यू चेन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस द नंबर ऑफ सप्लायर फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड फेवरेबल क्रेडिट टर्म एंड पेमेंट टर्म्स। हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो RS टूल लिमिटेड है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स है, बहुत सारे सप्लायर्स है। तो हमें क्या करना है? रिड्यूस द नंबर ऑफ सप्लायर्स। क्यों? अगर कम सप्लायर होंगे तो हम एक ही सप्लायर से ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकेंगे, तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो बल्क डिस्काउंट मांगेंगे, तो डिस्काउंट अच्छा हो जाएगा, पेमेंट टर्म्स इंप्रूव होगा, फिर उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी में उससे खरीद रहे हैं। दूसरा, क्वालिटी का हमें पता चलेगा कि भाई यही सप्लायर से हमारा सामान आ रहा है तो सेम क्वालिटी का आएगा। तो सेकेंड इज रिड्यूस द नंबर ऑफ सप्लायर। तीसरा, एनहांस्ड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। अगर सप्लायर के साथ बेटर रिलेशनशिप है तो उसके साथ साथ क्या होगा? डिलीवरी की रिलायबिलिटी एनहांस होगी। हमारे पास 300 डीलर है, अभी तक तो पूरा डिसेंट्रलाइज चल रहा था, लेकिन अगर सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन है तो कौन से लोकेशन पे डिलीवरी चाहिए, कभी डिलीवरी चाहिए, कितने क्वांटिटी में डिलीवरी चाहिए, ये सब टर्म्स हम डिक्टेट कर पाएंगे तो अच्छे से हम बिजनेस कर पाएंगे। यानी जो डिलीवरी हो रहा है वो कौन से टाइम पे कभी कहां होनी चाहिए वो सब कुछ हम सप्लायर के पास से अच्छे से जान पाएंगे तो हमारा बिजनेस और अच्छा चलेगा। तो ये 3 चीजें हमें सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में करनी है। जो 5th क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा था वो क्या था कि ई प्रोक्योरमेंट के बारे में हमें समझाओ। तो ई प्रोक्योरमेंट क्या है? ई प्रोक्योरमेंट इज नथिंग बट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड टू सिलेक्ट द सप्लायर, परचेज द रॉ मटेरियल एंड मेक द पेमेंट। ये तीनों काम हम जब ऑनलाइन करने लगेंगे दैट इज नथिंग बट ई प्रोक्योरमेंट। यानी पूरा सामान हमने ऑनलाइन ही प्रोक्योर कर लिया। इसकी वजह से टाइम भी बचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी बचेगा और फास्ट हम बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये 3 जो पॉइंट्स है वो समझाए हुए। ई सोर्सिंग यानी क्या? ई सोर्सिंग मतलब यू नीड टू ब्रिंग टेंडर्स एंड कोटेशन ऑनलाइन फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी सप्लायर्स है ये प्रोडक्ट के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उन सबके पास से कोट्स मंगाओ, टेंडर्स मंगाओ, तो हमें पता चलेगा कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा कहां मिल रहा है, तो वो हिसाब से हम सप्लायर से नेगोशिएट कर पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज ई सोर्सिंग। दूसरा है ई परचेसिंग। एक बार हमने देख लिया कि कहां से कौन से सप्लायर से परचेस करना है, फिर ऑनलाइन ही परचेस कर दो तो फिजिकली वहां जाने की झंझट ही नहीं, हमारा टाइम भी बच जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगा। सो सेकंड इज ई परचेसिंग। तीसरा है ई पेमेंट। फिजिकली जाके चेक दो, वो चेक क्लियर हो, बाउंस हो, उससे अच्छा ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो। अगर ऑनलाइन हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा बिजनेस और फास्ट होगा। तो ई प्रोक्योरमेंट स्टैब्लिश करने में क्या आता है? ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग एंड ई पेमेंट। ये 3 अगर हम स्टैब्लिश करते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छे से चल सकता है। और लास्ट पॉइंट जो एक क्वेश्चन में है दैट इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग। अभी उन्होंने कहा है कि ये जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हम जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को हायर करने की सोच रहे हैं वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पे वो लोग ने क्या कहा? आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस यूज्ड बाय कंपनी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग द टास्क एंड ऑपरेशंस और प्रोसेसेस टू अनदर पार्टी। यानी यहां पे हमें क्या करना है? हमारा जो काम है, जो हमें लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें किसी और को आउटसोर्स करना है। Currently, it is feeling doubtful whether the ability to serve the existing network distribution of 300 plus dealers, वो every month वो लोग inventory replenish कर रहे हैं। When it starts replenishing the inventory every 15 days, existing logistic system में fail। आज हर मंथ रिप्लेनिश कर रहे हैं तब भी हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा है, तो 15 दिन में अगर हम रिप्लेनिश करेंगे तब तो पक्का हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम फेल होगा।
दूसरा, हमने ये सीरी जो नया लॉन्च कर रहे हैं वो तो सीजनल डिमांड है, 4 ही महीना उसका डिमांड रहेगा, बाकी के 8 मंथ्स के लिए पूरा जो लॉजिस्टिक सिस्टम हम इंप्लीमेंट करेंगे, अगर घर में आउटसोर्स नहीं करते तो 8 मंथ्स के लिए आइडल पड़ा रहेगा। तो दो डिसएडवांटेज, एक तो हम ढंग से अभी लॉजिस्टिक्स कर नहीं पा रहे, दूसरा सीरी लॉन्च करेंगे वो सीजनल बिजनेस है, तो वो 4 मंथ्स के लिए तो हम लॉजिस्टिक्स यूज करेंगे खुद का, बट बाकी के 8 मंथ हमारा लॉजिस्टिक्स का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रक्स है, वो सब आइडल रहेंगे। ये 2 रीजंस की वजह से आउटसोर्सिंग करना इज अ बेटर ऑप्शन, आउटसोर्सिंग करना इज अ बेटर ऑप्शन। इसलिए जो कार्तिक ने कहा कि हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को, वो करेक्ट है। और यहां पे सिर्फ एक नोट दिया है जो मैंने पहले आपको बताया कि वैल्यू चेन एनालिसिस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लॉजिस्टिक्स की जो सर्विसेज है उससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के पास से भी लॉजिस्टिक्स करवाओ ना, कस्टमर को तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो दिस बिकम्स अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, ये कस्टमर को वैल्यू एडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इस पर मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। दिस इज द नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, इसको एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे करोगे? आउटसोर्स करके। और बाकी जो इंपॉर्टेंट काम है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, सप्लाई चेन का कॉस्ट कम करना, पूरे सिस्टम को डिजाइन करना, ये सब पे मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सब वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। तो दिस इज नथिंग बट ये नोट में वो दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस स्टडी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो केस स्टडी डाइजेस्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर है। किस पर है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उस पर भी एक कॉन्सेप्ट था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट इज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एपरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स फैक्ट्री इन अहमदाबाद मेकिंग डेनिम क्लोथिंग फॉर कस्टमर ऑफ ऑल एजेस। यानी ये सारे एज के कस्टमर्स के लिए कपड़े बनाती है। कहां पर? अहमदाबाद में। इट सेल्स इट्स क्लोथिंग फ्रॉम फैक्ट्री आउटलेट स्टोर लोकेटेड विद इन दी सिटी। यानी ये कपड़े कहां से बेचती है? उन्हीं का एक फैक्ट्री आउटलेट है सिटी में, वहीं से वो क्लोथ्स बेचते हैं। Until 6 months back, the company had business model wherein the products were manufactured in the factory and were sent to the factory outlet. 6 महीने पहले ये लोग क्या करते थे? फैक्ट्री आउटलेट में अपने जो कपड़े हैं वो वहां पे बेचते थे, एंड देन कस्टमर हैड द ऑप्शन टू कम टू द फैक्ट्री आउटलेट, चूज द क्लोथिंग एंड बाय एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो वो लोग ये कस्टमर का डिमांड पहले प्रेडिक्ट करते थे और उसके बाद कस्टमर फैक्ट्री आउटलेट से कपड़े खरीदते थे। तो ये कौन सा मॉडल था? दिस वॉज मेड टू स्टॉक मॉडल। ये कौन सा मॉडल था? मेड टू स्टॉक मॉडल। हमने इसका और एक टर्म देखा था, दिस इज नथिंग बट पुश मॉडल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो पुश मॉडल था कि वी वुड प्रेडिक्ट द कस्टमर डिमांड, हम प्रोडक्ट बना लेंगे और फिर कस्टमर आके खरीदेगा। तो ये कंपनी 6 महीने पहले पुश मॉडल यूज करती थी। फ्यू मंथ्स बैक द स्टोर मैनेजर नोटिस्ड दैट कस्टमर आर एग्जिटिंग विदाउट मेकिंग एनी परचेज। स्टोर मैनेजर ने क्या देखा कि कस्टमर फैक्ट्री आउटलेट में तो आ रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे हैं। एनालाइज करने पे पता चला कि कस्टमर्स का फीडबैक लिया तो दे वर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स वर नॉट मैचिंग विद द कस्टमर टेस्ट आइदर बिकॉज ऑफ द शेड और बिकॉज ऑफ द डिजाइन। यानी कस्टमर को जो टाइप के कपड़े चाहिए थे वो उसके फैक्ट्री आउटलेट में नहीं थे। तो मैनेजमेंट ने क्या सोचा? द मैनेजमेंट देन डिसाइडेड टू प्रोवाइड कस्टमर अ चॉइस ऑफ आइदर चूजिंग द स्टैंडर्ड अपैरल, यानी जो है उसमें से खरीदो, या फिर यू कैन ऑल्सो गिव एन ऑफर टू मेक योर ओन प्रोडक्ट एज पर योर स्पेसिफिकेशन। यानी अभी कंपनी कौन से मॉडल में शिफ्ट होने का सोच रही है? पुल मॉडल। पुल मॉडल यानी मेड टू ऑर्डर मॉडल। मेड टू ऑर्डर यानी कस्टमर आएगा, वो अपने स्पेसिफिकेशन, अपना टेस्ट, अपना शेड वो बताएगा और वो हिसाब से कंपनी कस्टमर को मैन्युफैक्चर करके देगी। सो द प्रोडक्ट दैट कस्टमर वांट्स ही विल गेट एज पर हिज स्पेसिफिकेशन। सो कंपनी यहां पे सोच रही है कि पहले हम मेड टू स्टॉक मॉडल से अभी मेड टू ऑर्डर मॉडल में शिफ्ट होना चाहते। द कंपनी नाउ डिस्प्लेस इट्स रेंज ऑफ डेनिम मटेरियल एट द फैक्ट्री आउटलेट। अभी ये क्या करता है? कपड़े तो रख रहा है लेकिन उसके साथ अपना मटेरियल भी रख रहा है कि कस्टमर आके मटेरियल देख के वो चूज कर सकता है। कस्टमर कैन गो थ्रू द सैंपल्स एंड चूज द मटेरियल ऑफ देयर चॉइस। Company's certified tailor would then take their measurement based on the customer preferences, and a detailed customized order of the customer need would be drawn up. A factory has also been set up with a separate tailoring division. यानी ये लोग ने एक separate tailoring division establish कर दिया है। किसके लिए? कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कपड़े बनाने के लिए। Hence they have shifted to made to order sales. अभी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर विद इन 3 वर्किंग डे टाइम फ्रॉम प्लेसिंग द ऑर्डर।
यानी ऑर्डर प्लेस किया उसके 3 दिन में कस्टमर को कपड़े डिलीवर हो जाते हैं. द कस्टमर कम्स टू द स्टोर एंड पिक्स अप द ऑर्डर. द डिले इज बियॉन्ड दिस टाइमलाइन, यानी 3 दिन से अगर कपड़े देने में डिले होता है, देन द कस्टमर गेट्स 5% डिस्काउंट ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. यानी अगर कस्टमर को 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है और उसको हम 3 दिन में डिलीवर नहीं कर सकते, तो हम वो प्रोडक्ट उसको 95 रुपीज में देंगे, यानी 5% डिस्काउंट देंगे. इससे क्या होगा, नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे एंड दिस कैन बिकम अ यूएसपी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन दी मार्केट. उसके बाद दिस इज डन टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन द कस्टमर हु वुड हैव अदरवाइज परचेज फ्रॉम द कंपटीटर्स. ये मैंने आपको बताया. Therefore, the speed of delivery of customer product is critical for this company. स्पीड ऑफ डिलीवरी क्रिटिकल है क्योंकि 5% का लॉस कंपनी को लेना पड़ेगा हर वो डिलेड डिलीवरी पे. उसके बाद हम देखते हैं इन दी फर्दर मॉडिफिकेशंस आर नीडेड ड्यू टू एरर इन दी पार्ट ऑफ द कंपनी. अगर कस्टमर ने जो मेजरमेंट दिया था उसकी वजह से कपड़े नहीं बने या फिर कुछ एरर किया कंपनी ने कपड़े बनाने में, देन दैट अपैरल विल बी मॉडिफाइड एंड रीस्टिच्ड अगेन एंड द कंपनी विल बेयर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर दिस. यानी अगर कपड़े कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो जो रीस्टिचिंग का खर्चा होगा, वापस बनाने का खर्चा होगा, वो कौन बेयर करेगा, कंपनी बेयर करेगी. तो यहां पर भी कंपनी एक लॉस ले रहा है. दिस न्यू मेड टू ऑर्डर मॉडल हैज बीन इन प्लेस फॉर पास्ट 6 months. यानी पास्ट 6 months थे वो लोग ये मेड टू ऑर्डर मॉडल यूज करे. द मैनेजमेंट हैज फाउंड दिस अ लुक्रेटिव ऑप्शन. क्यों? 3 रीजंस दिए. एक तो कस्टमर इज विलिंग टू पे अ हायर प्राइस. हायर प्राइस क्यों? क्योंकि उसको कस्टमाइज प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है. दूसरा, इट वुड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. नए कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे क्योंकि सबको अपने चॉइस के कपड़े मिल रहे हैं. एंड थर्ड, दिस मॉडल वर्क्स ऑन मेड टू ऑर्डर, यानी ये मेड टू स्टॉक मॉडल नहीं है, तो हमारा इन्वेंट्री फिर वेयरहाउसिंग कॉस्ट ये सब भी बच रहा है, यानी हमारा बॉटम लाइन ऊपर जा रहा है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं. ये 3 रीजन की वजह से मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये जो मेड टू ऑर्डर वाला मॉडल है वो अच्छा है. अभी कस्टमर हैव बीन वेरी एंथुसियास्टिक इन परचेसिंग दिस प्रोडक्ट्स थ्रू दिस मॉडल. और यहां पे वो लोग ने कुछ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स यानी डेटा दिया है कंपनी के पास्ट 6 months का. अभी वो क्या क्या है? सबसे पहले ऑर्डर नीड्स मॉडिफिकेशन, यानी जो एरर मॉडिफिकेशन होता है और हम रीस्टिच करके देते उसका परसेंटेज क्या था. फर्स्ट मंथ में 15% एरर था, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 5, फिर 4, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, विच इज गुड फॉर द कंपनी. दूसरा, ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज. अगर 3 वर्किंग डे से ज्यादा में अगर हम डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट तो 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा. दैट वाज 5%, 4%, 3%, यानी फर्स्ट 3 months के लिए तो वो कम हो रहा था, लेकिन अचानक लास्ट 3 months में वो बढ़ गया है, यानी हम ज्यादा लॉस लेने लगे. इसका रीजन कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. थर्ड इज प्रोडक्शन डाउन टाइम. प्रोडक्शन डाउन टाइम यानी मशीन बंद पड़ा है जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं. तो उसका क्या रेट था? 44 आवर्स, 88 आवर्स और 22 आवर्स है फर्स्ट 3 months में, लेकिन बाकी के 3 months में इट इज 141, 132 एंड 123 आवर्स, यानी बाकी के 3 months में दिस हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड. ये कंपनी के लिए खराब है, इट्स अ कंसर्न. कंपनी को इसमें देखना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है. नेक्स्ट इज लेबर आइडियल टाइम, यानी लेबर फ्री बैठा है, क्यों? उसके पास काम नहीं है. यहाँ पे काम क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. कंपनी के पास मटेरियल नहीं पहुंच रहा है टाइम से, जिसकी वजह से लेबर फ्री बैठा है. इसका आवर्स कितना था? फर्स्ट इट वाज 25, 22, 17, फिर 13, यानी फर्स्ट 4 months में तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड था, लेकिन लास्ट 2 months में ये वापस लेबर आइडल टाइम बढ़ गया है. अभी क्यों बढ़ गया है कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा. उसके बाद है रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल्स, यानी कंपनी का जो टोटल सेल्स हो रहा है उसमें ये नए मॉडल के थ्रू कितना सेल्स हो रहा है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन वाले, कस्टमर कस्टमाइजेशन वाले प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं. तो पहले वो 16 था, 22 था, 25 था, अभी वो 32, 38 तक बढ़ गया, यानी दिस इज इंक्रीजिंग, यानी ये मॉडल मार्केट में चल रहा है. देन रिपीट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, यानी एक बार कस्टमर हमें उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑर्डर देके गया, फिर वापस वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे स्टोर पर आ रहा है या नहीं. तो रिपीट कस्टमर का रेट क्या है? पहले 421, 33 था, देन इट वाज 54, 60, 63, यानी ये कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे रेट से बढ़ रहा है. दिस मींस कि कस्टमर आर लाइकिंग दिस न्यू मॉडल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लिया बिकॉज अभी ये क्वेश्चंस में जो जो फैक्ट्स थे ना वही सब हमें आंसर में एज इट इज छापने हैं, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है. अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, लेट्स सी व्हाट इज रिक्वायर्ड. एनालाइज द नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ द क्वालिटी डिवीजन ओवर पीरियड ऑफ 6 months. ये 6 महीने का जो डेटा दिया है ना परसेंटेज, वो हमें एनालाइज करना है. लेकिन किस में एनालाइज करना है? फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स. वो लोग ने बोला एक तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस पे फोकस करो, दूसरा डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस पे फोकस करो,
और तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करो। वो लोग ने 3 हेडर्स हमें दे दिए और ये 3 हेडर्स पे हमें फोकस करना है। अभी ये जो ऊपर 6 पॉइंट्स दिए ना जिसे हमें एनालाइज करना है, उसे सबसे पहले ये 3 में बाइफरकेट कर देते। ये एक है प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, दूसरा है डिलीवरी साइकिल टाइम और तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये सबसे पहला है ऑर्डर का मॉडिफिकेशन। ये किसके रिलेटेड है? प्रोडक्शन में लोचा किया, इसकी वजह से प्रोडक्शन वापस करना पड़ेगा, तो दिस इज नथिंग बट क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। दूसरा है ऑर्डर्स आर डिलेड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज। अब ये 3 वर्किंग डेज से ज्यादा लेट हो रहा है, यानी ये डिलीवरी का इश्यू है, डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस का, तो दिस इज क्लासिफाइड अंडर डिलीवरी। तीसरा है प्रोडक्शन डाउन टाइम। प्रोडक्शन डाउन टाइम ऑब्वियसली मशीन से रिलेटेड है, तो ये प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का लोचा है, सो क्लासिफाइड इट अंडर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। उसके बाद है लेबर आइडल टाइम। लेबर क्यों फ्री बैठा है? क्योंकि मटेरियल नहीं आ रहा है, ये भी किसका लोचा है? प्रोडक्शन का ही लोचा है, सो क्लासिफाइड दिस एज प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्मेंस। उसके बाद है रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू सेल्स, यानी कंपनी में नए मॉडल में कितना सेल्स हो रहा है। सेल्स किससे रिलेटेड है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो ज्यादा सेल्स करेगा, सो दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और लास्ट पॉइंट कौन सा है? रिपीट ऑर्डर्स। रिपीट ऑर्डर्स कभी आएंगे? जब भी कस्टमर पहले वाले प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो दिस इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी ये 3 पॉइंट में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अभी आंसर में ये एक एक पॉइंट में ये जो सब पॉइंट्स है उसको ब्रीफली डिस्कस करना है। दिस इज नथिंग, इट्स अ वेरी इजी केस स्टडी। सबसे पहला हम देखते हैं प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। उसके अंदर सबसे पहला क्या था? मॉडिफिकेशन टू दी ऑर्डर। अभी यहाँ पे वो लोग ने क्या लिखा है, हम पूरा रीड नहीं करते। वो लोग ने लिखा है कि सिंस ये मॉडिफिकेशन कॉस्ट है वो किसको इनकर करना पड़ रहा है? कंपनी को। हमें कस्टमर को फ्री में देना पड़ेगा अगर रीस्टिचिंग करना पड़ा तो ये कंपनी के लिए एडिशनल बर्डन ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए दिस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। कंपनी शुड सी कि ये जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो रहा है। दूसरा यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला है कि कंपनी शुड सी कि एरर्स आर रिड्यूस्ड, क्योंकि लेटर मंथ्स में उनका ये मेड टू ऑर्डर वाले मॉडल से सेल बढ़ रहा है। सिंस सेल इज इंक्रीजिंग और कंपनी अगर मॉडिफिकेशन में टाइम बिगाड़ेगा तो नए कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से 3 दिन में डिलीवरी नहीं होगी, तो हमें और एक 5% का लॉस बेयर करना पड़ेगा। दिस इज गिवन इन दी फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरा जो पॉइंट था दैट वाज प्रोडक्शन डाउन टाइम। अभी प्रोडक्शन डाउन टाइम क्यों है? क्योंकि मशीन बिगड़ा हुआ है। इट इज रिलेटेड टू आइदर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन और प्लांट मेंटेनेंस, यानी या तो मशीन बिगड़ गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, या तो हमने रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करवाया है, उसकी वजह से मशीन बिगड़ा हुआ है। तो ये प्रोडक्शन डाउन टाइम की वजह से हम मटेरियल्स नहीं बना पा रहे हैं, और मटेरियल यानी हमारा जो क्लॉथ है वो नहीं बना पाएंगे तो सेम प्रॉब्लम होगा, कस्टमर को डिलीवरी नहीं हो पाएगी तो वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। फिर लेबर्स फ्री बैठे रहेंगे, उनका वेजेस जाएगा, तो ये भी कंपनी के लिए एक एडिशनल खर्चा है। सो कंपनी शुड ऑल्सो ट्राई टू कीप दिस डाउन टाइम टू मिनिमम। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, वो जो फिगर्स दिए है ना, हमने डिस्कस किया कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो वो सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज हो रहा था, फिर वो डिक्रीज हो रहा था, तो वो सब फिगर्स मेंशन कर दो एंड देन यू कैन जस्ट कोट दी नंबर्स। यहाँ पे हर पैराग्राफ में ना वो लोग ने एवरेज टाइम कोट किया है, तो व्हाट यू कैन डू, नीचे वो लोग ने एक वर्किंग नोट दिया है जहां पे ये परसेंटेज थे ना फर्स्ट 6 मंथ्स के, उसका एक एवरेज निकाल दिया है। सो यहाँ पे एवरेज इज 9%, 91%, फिर 20 आवर्स, फिर 5%, 39। तो आप क्या करना है, ये एवरेज निकाल देना एग्जाम में 6 मंथ्स के, एंड देन व्हाइल राइटिंग द आंसर जस्ट मेंशन द एवरेजेस, जैसे वो लोग ने यहाँ पर किया है। यहाँ पे वो लोग ने क्या किया है कि डाउन टाइम आवर्स हैव बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग इन द लास्ट 3 मंथ्स। हमने देखा कि डाउन टाइम अचानक 3 मंथ्स में एकदम बढ़ गया था, 140 आवर्स के आसपास हो गया था। द ओवरऑल मंथली एवरेज हैज बीन 91 आवर्स। 91 आवर्स अगर एक महीने में मशीन बंद पड़ा रहता है, दैट मींस इट इज क्लोज टू 5-6 डेज। महीने का 5-6 दिन मशीन बंद पड़ा रहता है, तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चला कि ड्यूरिंग द मंथ एवरेज टाइम ये कितना मशीन बंद पड़ा रहता है। तो यू कैन जस्ट राइट कि इतना टाइम मशीन अगर बंद पड़ा रहेगा तो हमारा सेल्स भी अफेक्ट होगा, उसकी वजह से कस्टमर हमारे पास से चले जाएंगे। दूसरा थर्ड पॉइंट जो था प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में, दैट वाज नथिंग बट लेबर आइडल टाइम। अभी लेबर आइडल टाइम क्यों है, तो क्वेश्चन में दिया है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अभी मटेरियल अगर ढंग से नहीं आ रहा है, दैट मीन सप्लायर में लोचा है या फिर हमारा सप्लाई चेन बराबर नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि एवरेज टाइम इज 20.5 आवर्स, यानी एक दिन में अगर लेबर 8 घंटा काम करता है तो पूरे महीने में 2.5 दिन तक लेबर फ्री बैठा रहता है। दिस मीन्स कि हमारा मटेरियल टाइम से नहीं आ रहा है, उसकी वजह से लेबर काम नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन इश्यू ऑफ कंसर्न। तो कंपनी शुड ऑल्सो इंश्योर कि हमारे सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो और हमारा जो मटेरियल्स नहीं आ रहा है वो हमें टाइम पे लाने की कोशिश करनी है। दैट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। उसके बाद डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस में कौन सा पॉइंट था, ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी में भी क्या है कि अगर 3 दिन में हमने डिलीवरी नहीं किया कस्टमर को तो फिर वो कॉस्ट कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। कितना, 5%, यानी 5% का लॉस कंपनी को लेना पड़ेगा। तो ये भी कंपनी के लिए एडिशनल कॉस्ट है। तो कंपनी शुड इंश्योर
कि ये जो डिलीवरी 3 डेज में नहीं हो रहा है वो भी हमें मिनिमम रखना है। और यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि उनका एवरेज, इट इज लाइक ऑन एन एवरेज 5% ऑफ द ऑर्डर्स आर नॉट डिलीवर्ड विद इन टाइम, यानी 5% उनका एवरेज ऑर्डर्स है जो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा है, यानी एज सच कंपनी 5% लॉस ले रहा है और वो भी 5% ऑर्डर्स डिलीवर टाइम पे नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो कस्टमर को लगेगा कि यहाँ पे हमें टाइम पर प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहे, उसकी वजह से हमें रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिलेगा, और सेकेंडली कस्टमर का जो ब्रांड लॉयल्टी हमने गेन किया है वो भी यहां से चला जाएगा। फिर बाकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर 2 पॉइंट्स थे। फर्स्ट वाज रिपीट ऑर्डर बाय दी कस्टमर्स। रिपीट ऑर्डर हमने देखा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा था, दैट मींस कि कस्टमर आर लाइकिंग दिस मॉडल सिंस ऑलमोस्ट 63% ऑफ द कस्टमर हैव परचेज्ड अगेन। लास्ट मंथ में 63% कस्टमर्स थे जिन्हें अगेन परचेज किया, दैट मींस कि ये मॉडल अच्छा चल रहा है, सो कंपनी शुड फोकस ऑन दिस मॉडल क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी को बेनिफिशियल हो सकता है। और लास्ट का जो एक पॉइंट था दैट वाज नथिंग बट सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स यानी कितने कस्टमर है जो हमारे टोटल सेल्स का मेड टू ऑर्डर सेल्स के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो भी अराउंड 28% एवरेज हमारा सेल्स है जो है नए मॉडल के थ्रू आ रहे हैं। दैट मींस कि पीपल आर लाइकिंग दिस मेड टू ऑर्डर मॉडल, सो कंपनी शुड अगेन फोकस ऑन दिस, दे शुड ट्राई टू एंश्योर क्वालिटी अच्छा हो, डिलीवरी टाइम पे हो। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये जो मेड टू ऑर्डर वाला मॉडल है उसके सेल्स बढ़ेंगे और हम कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज गेन कर सकेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे जो नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सिर्फ मंथ्स का डेटा दिया है, उसका एवरेज निकाल लो और जो ट्रेंड आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड वो यहाँ पे लिख दो एंड देन जस्ट टेल कि ये कॉस्ट हमें कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है तो ये मिनिमम रखना चाहिए, अगर वो सामने वाले को कॉस्ट जा रहा है तो इंक्रीज करना चाहिए, कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर सकते हैं, वो जो कॉमन पॉइंट्स है वो सब नंबर्स के आजू बाजू यू हैव टू जस्ट एनालाइज दोस नंबर्स एंड गिव योर ओन पॉइंट्स। तो इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ जो डेटा दिया है उसी को यहाँ पे क्वेश्चन में एनालाइज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 10। चलो ऑल सेट, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 17. इट इज ऑन आउटसोर्सिंग. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Sacred Heart Hospital SHH is a renowned multi-speciality hospital offering affordable healthcare services to one and all. ये केस स्टडी हॉस्पिटल के बारे में, बट ये फर्स्ट पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वो लोग ने क्या कहा है कि दे प्रोवाइड सर्विस एट अ वेरी रीजनेबल रेट, इनकी वजह से मैनेजिंग कॉस्ट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर देम। फिर हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर स्टाफ नर्स है वो यहाँ पे दिया है कि 32 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, फिर स्टाफ में उनके पास 15 मेंबर्स है, 120 नर्सेज है और 40 to 50 ग्रेड 4 एम्प्लॉइज है। ये सपोर्ट स्टाफ है कहां पर, उनके हॉस्पिटल में। मेन क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है। SSH is running an in-house subsidized canteen for doctors and staff exclusively. ये जो क्वेश्चन है वो कैंटीन के बारे में, हॉस्पिटल में वो लोग ने एक कैंटीन चालू किया है एक्सक्लूसिवली फॉर डॉक्टर्स एंड स्टाफ। आगे उन्होंने एक रीजन दिया है कैंटीन क्यों चालू किया, बिकॉज इन इनिशियल डेज इतना डेवलपमेंट नहीं था नियर बाय एरियाज में, जिसकी वजह से बाहर जो ईटरीज थे those were either unhygienic or they were excessively costly. Either the eateries outside the hospital were unhygienic या फिर they were costly. But now municipal scenario has changed. यानी अभी जो बाहर eateries है वो इतने खराब भी नहीं है और इतने costly भी नहीं है. Hence the management is considering two alternatives. अभी मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, सिंस बाहर भी eateries हो गए हम दो चीज करने का सोच रहे हैं। पहला, downsize the operation by cutting down the choice to eat and reduction in subsidiary. फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम जो हमारा मेन्यू है जो हम बेच रहे हैं फूड आइटम्स उसे डाउनसाइज कर देते हैं यानी कम कर देते हैं, या फिर जो दूसरा ऑप्शन कंपनी सोच रही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कंपनी क्या सोच रही है कि वी कैन आउटसोर्स द कैंटीन टू सम एक्सटर्नल केटरर। वी कैन आउटसोर्स द कैंटीन टू सम एक्सटर्नल केटरर, यानी दूसरा ऑप्शन जो कंपनी सोच रही है दैट इज अबाउट आउटसोर्सिंग। ये दो ऑप्शंस अभी तक मैनेजमेंट ने, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने सोचा है। अभी वो लोग ने कहा कि देयर इज अनदर सेपरेट कैंटीन फॉर अटेंडेंट एंड विजिटर्स ऑफ द पेशेंट। तो ये एक ब्रीफ था अबाउट द क्वेश्चन। अभी मेन नंबर्स पर आते, दे हैव गिवन अस द नंबर्स और हमें एक्चुअली फाइनेंशियल मेजर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है कि ऑपरेशंस कम करना अच्छा है, करंटली हम जैसे ऑपरेट करते हैं वो अच्छा है, या फिर आउटसोर्स करना वो अच्छा है। ये तीन चीजें, तीन फिगर्स दिए। अभी हम क्या करते, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जितने भी रेवेन्यू आइटम्स है वो हम लिखते जाएंगे और यहाँ पे राइट साइड में जितने भी कॉस्ट आइटम्स है वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, सो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें पता चल जाएगा। ऑन डेली बेसिस
160 coupon for meal at 40 rupees and 120 coupon for snacks at 20 rupees is sold. यानी करंट सिनेरियो में 160 कूपन्स ऑफ 40 रुपीज आर सोल्ड, 120 कूपन्स ऑफ 20 रुपीज आर सोल्ड, और उसके साथ साथ 2000 रुपए का जूस और बॉटल्स भी वो लोग बेच रहे हैं. यानी इतना रेवेन्यू अभी करंट सिनेरियो में कंपनी को हो रहा है. यानी इतने उनके मील्स के कूपन, स्नैक्स के कूपन और जूसेस के कूपन जा रहे हैं. उसके बाद उन्होंने कहा था सप्लाई कॉस्ट 70% ऑफ सेल्स प्राइस. यानी उनका जो कॉस्ट है दैट इज रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है दैट इज 70% ऑफ देयर सेल्स प्राइस, 70% ऑफ सेल्स प्राइस. ठीक है, तो ये वो लोग ने यहाँ पे कहा है. उसके बाद कैंटीन ऑल्सो इनकर्स 25,000 यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ईच मंथ. हम कैलकुलेट करने वाले 365 डेज के लिए, पूरे साल के लिए. तो ये यूटिलिटी एक्सपेंस कितना हुआ 25K इंटू 12 विच इज नथिंग बट 3 लाख रुपीज उनका यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ. ठीक है, उसके बाद वो लोग ने यहाँ पे क्या दिया, कैंटीन वर्क्स अराउंड द क्लॉक एंड म्यूचुअल रोटेशन अमंग द स्टाफ. द मील्स इज सर्व्ड फॉर स्पेसिफाइड आवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो हमें काम का नहीं है. Presently, the canteen has 7 members, including a chef, helper, and a cleaner. Their monthly salary for 7 staff members is 1,40,000. तो ये एडिशनल खर्चा है 1,40,000 रुपए का. तो ये 3 लाख का खर्चा हुआ, 140 का खर्चा हुआ और 70% ऑफ रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ. उसके बाद वो लोग ने क्या दिया है, SSH also contributes 9120 per month as statutory labor benefit. तो ये लेबर बेनिफिट भी वो प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे कितना आएगा 9120 इंटू 12, ये जो भी आता है ये एक भी उनका एडिशनल एक्सपेंस है. अभी इन केस वो लोग ऑपरेशन कट डाउन करते हैं, वो लोग ऑपरेशन कट डाउन करते हैं यानी मेन्यू कम कर देते हैं, स्टाफ कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनका कितना रेवेन्यू और कॉस्ट होगा वो हम देखते हैं. विद द एम टू रिड्यूस सब्सिडी बाय एटलीस्ट 50%. यानी उनका अभी जो करंट कॉस्ट हो रहा है वो 50% से उनको इंक्रीज करना है, या फिर हम बोल सकते हैं उनका जो सेल्स प्राइस है वो उनको 50% से बढ़ाना है. यानी उनको अभी अगर रेवेन्यू प्रॉफिट 100 रुपए का होता था तो दे वांट कि हमारा प्रॉफिट 150 रुपए का हो, या फिर अभी उनका कॉस्ट अगर 100 रुपीज का हो रहा है तो दे वांट कि हमारा कॉस्ट 50% से कम हो जाए यानी 50 रुपए का हो. प्रॉफिट इन शॉर्ट उन्हें बढ़ाना है 50% से, ये वो लोग ने यहां पर कहा है. अभी द ऑपरेशन कैन बी डाउनसाइज्ड बाय कटिंग डाउन दी स्नैक्स फ्रॉम द मेन्यू. एक तो वो लोग ने बोल रहे हैं कि हम पहले 50 आइटम बेचते थे तो अभी 30 आइटम बेचेंगे, हम मेन्यू कम कर देंगे. द प्राइस ऑफ द मील विल बी इंक्रीज्ड बाय 5%. यानी 5% से हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा. उसके बाद कट डाउन विल रिड्यूस द स्टाफ रिक्वायरमेंट, रिजल्टेंटली मोस्टली सैलरी एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 63,500. यानी 63,500 से 63,500 से हम सैलरी एक्सपेंस जो है वो भी कम करने वाले हैं. तो इतना भी हमारा और सेविंग होगा 63,500 का, ये हम सैलरी एक्सपेंस कम करेंगे. उसके बाद वो लोग ने कहा है कि जो लेबर को वो कितना दे रहे थे, ये 9120 दे रहे थे, तो अभी वो कितना देने वाले 5420 ही देने वाले. जो 5420 इंटू 12 इज दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू स्टैट्यूटरी लेबर. The average cost of supplies increased by 3%. यानी पहले रॉ मटेरियल का सेलिंग प्राइस वाज 70%, नाउ इट हैज कम टू 73%. इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से ये बढ़ रहा है, तो 73% ऑफ सेलिंग प्राइस इज देयर रॉ मटेरियल कॉस्ट. उसके बाद वो लोग ने क्या दिया है कि देयर इज एन इंक्रीज इन सेल ऑफ मील कूपन बाय 30 कूपन्स. ये क्यों हुआ, स्नैक्स पहले ज्यादा बिक रहा था लेकिन अभी वो लोग ने क्या कहा कि सिंस मेन्यू वो लोग ने कम कर दिया तो लोग अभी स्नैक्स की जगह मील प्रीफर करेंगे, मील में हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो 30 कूपन्स मील के ज्यादा जाएंगे, वो लोग ने यहां पर कहा है. एंड द सेल ऑफ जूस एंड बिस्किट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%. पहले कितना था जूस का बिस्किट 2000 रुपीज था, तो अभी ये 10% इंक्रीज होगा, तो कितना होगा 2200 रुपीज. ये वो लोग ने बोला है कि अगर हम डाउनसाइज करते हैं ऑपरेशन तो ये सारे खर्चे होंगे. अभी तीसरा ऑप्शन है कि आउटसोर्स कर दिया हमने किसी को, तो यहां पे वो लोग ने कहा है कि उन्हें 4 प्रपोजल रिसीव हुए थे, उसमें से सबसे अच्छा प्रपोजल उनको ये अन्नपूर्णा केटरर का लगा. किसका लगा, अन्नपूर्णा केटरर का. तो अन्नपूर्णा केटरर ने क्या बोला कि दे विल ऑफर एन एनुअल लीज ऑफ 1,68,000. यानी वो हमें 1,68,000 लीज अमाउंट दे देंगे क्योंकि हम उन्हें हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेट करने के लिए देने वाले हैं. और उसके बाद दे विल शेयर 2% इन रेवेन्यू. यानी हमें पूरा पहले जो खुद रेवेन्यू होता था उसका सिर्फ 2% ऑफ
रेवेन्यू इज व्हाट दे विल शेयर विद अस, बाकी वो लोग पूरा रख लेंगे। फिर ओनली 20% ऑफ मंथली यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द कैंटीन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम अन्नपूर्णा कैटरर। यानी हमारा मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी एक्सपेंस कितना हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा 25,000 पर मंथ था, 25,000 पर मंथ इंटू 12 विच कम्स टू 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज में से हम कितना रिकवर करने वाले हैं, ओनली 20%, जो कितना आता है 3 लाख का 20% कम्स टू 60,000। सो हम 60,000 रुपीज रिकवर करेंगे उनसे, बाकी का जो खर्चा है वो हम बेयर करेंगे मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी एक्सपेंस का। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अन्नपूर्णा केटरर विल बी एबल टू सेल 150 meals at 50 each, 150 meals at 50 rupees each, and 100 snacks at 30 rupees each, 100 snacks at 30 rupees each। तो ये वो लोग ने हमें कहा है। एंड जूस एंड बिस्किट्स 2500 तक बेचेंगे, जूस एंड बिस्किट्स वो लोग 2500 रुपीज तक बेचेंगे। सो दिस वाज नथिंग बट ऑल द नंबर्स दैट दे हैव गिवन अबाउट 3 ऑप्शंस। करंट सिनेरियो में क्या होगा, फिर अगर हम डाउनसाइज करते हैं ऑपरेशन, स्नैक्स कम कर देते तो क्या होगा, और आउटसोर्स कर देते अन्नपूर्णा को तो फिर क्या होगा। ये 3 नंबर्स हमें दिए। आई फील दिस नंबर्स आर वेरी इजी। हम एक बार ये सब कैलकुलेशन नंबर्स में डालेंगे तो यू विल गेट द एंटायर सेंस की एग्जैक्टली क्या नंबर्स आ रहे। उन्होंने हमें क्या पूछा है कि भाई 3 ऑप्शंस एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो हमें बताओ। दूसरा वो लोग ने क्या कहा कि हम ये मेनू कट करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। फिर हमें 50% जो सब्सिडी चाहिए थे, यानी 50% से हमारा प्रॉफिट बढ़ाना था, वो बढ़ेगा या नहीं। और दूसरा क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में भी हमें बताओ। और फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग हम करेंगे, वो हमें बेनिफिशियल है या नहीं। अभी हम पहले वर्किंग्स देख लेते हैं। वर्किंग्स क्या है, सबसे पहले हम एनुअल रेवेन्यू का नोट बनाते हैं। एनुअल रेवेन्यू किसमें, करंट सिनेरियो में कितना रेवेन्यू होता है और कटबैक करने के बाद कितना रेवेन्यू होता है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। उनके मील्स जाते थे 160 इंटू 40 पहले, फिर 120 इंटू 20 जो हमने पहले साइड में लिखा था, और 2,000 रुपए जूसेस बिकते थे। यानी टोटल उनका पर मंथ रेवेन्यू था 10,800। पर मंथ नहीं, सॉरी, डेली रेवेन्यू था, डेली। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने देखा ना कि डेली उनका सेल्स यहाँ पे कितना हो रहा था, 160 इंटू 40, 120 इंटू 20 और 2,000 रुपीज फॉर जूस एंड बिस्किट। ये इतना उनका सेल्स है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि उनका सेल्स एवरीडे 10,800 हो रहा है, उसको हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल रेवेन्यू कितना मिला, 39,42,000। करंट सिनेरियो में इतना हमारा रेवेन्यू है। कितना हमारा रेवेन्यू है। अगर हमने कटबैक किया, कटबैक करते तो क्या होता है, स्नैक्स लोग खरीदते नहीं है। ठीक है, वो हमने वहां पे देखा था, वहां पे स्नैक्स का कोई इन्फो नहीं था। लेकिन हमारे मील्स के कूपन 30 बढ़ गए थे, 30 कूपन इंक्रीज। यहाँ पे 60 कूपन सेल होते थे 160, अभी 190 कूपन सेल हो गए और 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस होगा। कूपन 160 से 30 ज्यादा सेल होंगे, जो हमने क्वेश्चन में देखा, तो 190 कूपन सेल होंगे और 40 रुपीज का मील था, उसमें 5% इंक्रीज होगा प्राइस में, तो ये 42 में सेल होगा। तो ये क्या हुआ, 190 इंटू 42, दैट इज नथिंग बट 7980। और उन्होंने कहा था स्नैक्स एंड बिस्किट्स में भी 10% इंक्रीज होगा, क्वेश्चन में लिखा था। सो ये 2000 जो हम सेल करते थे उस पर अगर 10% इंक्रीज होता है तो दिस कम्स टू 2200। तो यहाँ पे हमारा डेली रेवेन्यू होता है 10,180। ये क्यों हुआ, स्नैक्स हमने मेन्यू पूरा कम कर दिया तो लोग अभी स्नैक्स खरीद ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा जो मील है उसके कूपन थोड़े ज्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू होता है 37,15,700। ठीक है, रेवेन्यू कॉलम इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट। अभी लेबर कॉस्ट के पहले हम मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट एकदम इजी था, क्वेश्चन में क्या दिया था, करंट सिनेरियो में हमारे रेवेन्यू का 70% वाज मटेरियल कॉस्ट और डाउनसाइज करने के बाद 3% इंक्रीज हो रहा था, दैट इज 73%। तो रेवेन्यू का 73% विल कम टू मटेरियल कॉस्ट। ये हम आगे जब भी मेन टेबल बनाएंगे वहां पे लिख देंगे। उसके बाद लेबर कॉस्ट पे आते हैं। लेबर कॉस्ट में वो लोग ने क्या कहा था कि 7 मेंबर्स थे, वो स्टाफ, शेफ वो सब थे खाना बनाने के लिए। वो लोग का सैलरी कितना है, 1,40,000, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर हम वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए पैसे भरते थे एवरी मंथ 9120, तो वो हमने यहाँ पे भर दिया पर मंथ। ये भी सैलरी है पर मंथ। तो टोटल हमारा सैलरी कितना हुआ, मंथली लेबर कॉस्ट 1,49,120, ये हमारा मंथली लेबर कॉस्ट हुआ। इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वील गेट एनुअल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू नहीं आएगा, एनुअल लेबर कॉस्ट आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एनुअल लेबर कॉस्ट आएगा। अभी अगर हम कटबैक करते तो कटबैक करने के लिए वो लोग ने क्या कहा था कि हमारा 63,500 तक सैलरी कॉस्ट कम हो जाएगा, करेक्ट। तो 142 में से हमने 63,500 लेस कर दिया तो हमें कितना मिला, 76,500। 76,500 हमारा सैलरी है।
स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी अभी पहले हम 9120 करते थे, अभी हम 5240 करेंगे। तो ये हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हुआ, तो हमारा लेबर कॉस्ट विल कम टू 81,920। 81,920 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 12 के साथ तो यू गेट 983,040। ये क्या हुआ? दिस इज द लेबर कॉस्ट आफ्टर कटिंग बैक। ठीक है, अभी ये दो वर्किंग नोट हमें काम आएंगे टू एनालाइज कि करंट सिनेरियो अच्छा है कि हमने जो डाउनसाइज किया, स्नैक्स कम कर दिए, वो अच्छा है। तो ये सारे फिगर्स अभी उठा के हम मेन हमारे आंसर में डाल देते। यहाँ पे मेन आंसर में हमने एनुअल रेवेन्यू जो कैलकुलेट किया वर्किंग नोट 1 से हमें मिला, फिर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 70 और 70% ऑफ द रेवेन्यू, इसी का 70% है और ये इसी का 73% है। उसके बाद लेबर जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट 2 में, वो हमने डाल दिया। फिर यूटिलिटी और मेंटेनेंस एक्सपेंस 3 लाख दोनों में जाने वाला है, 25,000 रुपए पर मंथ। तो फर्स्ट ऑप्शन में आज की डेट में हम 9,06,840 का लॉस कर रहे हैं, और अगर हम ऑपरेशन डाउनसाइज करते हैं तो 2,79,801 का लॉस होगा। यानी वील गेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो नहीं बट हमारा लॉस कम हो जाएगा, दैट इज इनडायरेक्टली प्रॉफिट। तो वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 6,27,039। ये कैसे आया? ये दोनों को सबट्रैक्ट करके, सिंपल। तो इससे क्या हो रहा है कि कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स मेंशन्ड इन टेबल 1, मॉनिटरीली वी आर एबल टू सेव 6,27,000। वी आर एबल टू सेव 6,27,000। अभी ये फर्स्ट टेबल हो गया। क्वेश्चन में मैं पूछा था कि ये दोनों को कंपेयर करके बताओ कुछ सेविंग हो रहा है या नहीं। सेकंड था दे वांटेड अ सब्सिडी टू रिड्यूस बाय 50%, यानी उनको प्रॉफिट 50% से और ज्यादा चाहिए था। पहले वो प्रोडक्ट को ज्यादा सब्सिडीज देते थे, उनकी वजह से उनके प्रॉफिट कम आ रहा था। तो दे वांटेड टू रिड्यूस द सब्सिडी बाय 50%, जिसका मतलब क्या हुआ? दे वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू बाय 50%। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, इफ वी डिवाइड कि ये 906 से 279 हुआ है, तो इनका डिफरेंस है 627। सो 627 डिवाइडेड बाय 906,840, अगर इससे आप डिवाइड करते हो तो इसका परसेंट आता है 69.15%। यानी उन्हें रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ाना था? 50% से, लेकिन बढ़ा कितने परसेंट से? 69.15% से। यानी SSH इज एबल टू रिड्यूस द सब्सिडी बाय 69.15% अगेंस्ट इट्स टारगेट ऑफ 50%। तो ये टारगेट भी उसने अचीव कर लिया। Second, management decision has qualitative implications also apart from monetary implication, hence management need to consider this non-monetary factors। कोई भी कॉस्टिंग का कोई भी सम हो जिसमें फाइनेंशियल मेजर से आपको डिसीजन लेना हो, उसमें ये पॉइंट छापने का और छापने का। ये कौन सा पॉइंट है? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। हमें सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, हमें दूसरे स्टेक होल्डर्स यानी कस्टमर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, ये सब के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग ने यही लिखा है कि फाइनेंशियल मेजर्स पे डोंट रिलाई सो मच, you also have to consider the non-financial implication. So now what are the non-financial implications? First is retrenchment of employees may have severe consequences. Since we are going to cut down our staff, we are going to downsize our staff. So what will happen? उसकी वजह से there might be few of the employees, there might be few of the staff जिन्हें हमें either we'll have to shift them to the other department या फिर we'll have to retrench them. We'll have दो ऑप्शन, या तो निकाल दो या फिर उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में भी डालो। इसकी वजह से क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक तो वील हैव टू सी कि भाई हॉस्पिटल के अग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर एम्प्लॉयज को हम निकाल सकते हैं, वी हैव टू चेक द बायलॉज ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड वी हैव टू सी आर वी एलिजिबल टू रिमूव द एम्प्लॉयज, एंड इफ वी रिमूव द एम्प्लॉयज डू वी हैव टू पे एनी कॉम्पेंसेशन। इन केस द कॉम्पेंसेशन इज मोर देन द प्रॉफिट अर्न्ड, then it is useless to downsize the operation, because then we'll have to pay compensation to the employees. So this thing we have to. Second, employees will lose their motivation because they won't be having job security. आज हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए थोड़े एम्प्लॉयज को निकाला, कल उठ के हमें लगा कि नहीं भाई और प्रॉफिट चाहिए, कैंटीन ही बंद कर दो, तो शेफ्स है, जो दूसरे स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ है, उन्हें मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। दे विल हैव जॉब सिक्योरिटी कि भाई ये लोग तो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, कभी भी हमें निकाल देंगे। So this is the factor which a company always has to consider before taking any such decision. Second point है, even minor price increase has an impact on the pocket. मेरा पेन बंद हो गया, एक सेकंड, चालू हो गया। Even minor price increase has a impact on the pocket. अभी हमने क्वेश्चन के देखो स्टार्टिंग में देखा था, there were few doctors and nurses
जो रेसिडेंट थे, करेक्ट, जो वहां पे रेसिडेंट थे। और उसके बाद हमने देखा था कि 40 to 50 ऐसे वर्कर्स है जो ग्रेड 4 वर्कर्स है। ग्रेड 4 वर्कर्स यानी आप सब सीए हो जाएंगे, व्हाइट कलर जॉब करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन ये ग्रेड 4 एम्प्लॉइज इतना पैसे नहीं कमाते, उनको 10-15 हजार का सैलरी रहेगा। अभी उसमें अगर हमने कॉस्ट बढ़ा दिया, फिर स्नैक्स कम कर दिया, तो इसकी वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दिस ग्रेड 4 एम्प्लॉइज विल श्योरली बी इंपैक्टेड, बिकॉज एक तो उनका सैलरी कम है, ऊपर से मैनेजमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट बढ़ा रहा है, तो दे विल फील दैट मैनेजमेंट इज नॉट एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड इट इज ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट। तो ये दूसरा पॉइंट है। एक तो एम्प्लॉयज को अगर निकालेंगे, फिर रिट्रेच द एम्प्लॉयज, वी हैव टू पे देम द कॉम्पेंसेशन एंड वी हैव टू सी कि वेदर द कॉम्पेंसेशन इज मोर देन द प्रॉफिट अर्न्ड। और सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉयज वोंट बी मोटिवेटेड बिकॉज दे विल नाउ वोंट हैव जॉब सिक्योरिटी कि भाई ये लोग कभी भी निकाल देंगे। दूसरा पॉइंट हमने देखा, माइनर इंक्रीज इन द प्राइस चेंज कैन हैव ए इंपैक्ट ऑन द पॉकेट ऑफ स्मॉल पीपल, स्मॉल स्टाफ, लो अर्निंग मेंबर्स, लो अर्निंग 4 ग्रेड एम्प्लॉइज। लास्ट पॉइंट इज रेसिडेंट डॉक्टर एंड रेसिडेंट स्टाफ। हमने देखा ये रेसिडेंट डॉक्टर एंड रेसिडेंट स्टाफ हॉस्पिटल में रह रहे। नाउ दीज आर अ वेरी की टू एनी हॉस्पिटल। अगर रेसिडेंट डॉक्टर और रेसिडेंट स्टाफ नहीं रहेंगे हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी केसेस कभी भी आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं भगवान हमें बोल के बीमार करेंगे कि भाई 2 घंटे के बाद मैं तुझे बीमार कर रहा हूं तो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अरेंज करके रख, ऐसा तो होने नहीं वाला है। इमरजेंसी में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में हम गए रात को, डॉक्टर भाई सो रहा है अपने घर पे, डॉक्टर को फोन किया, हॉस्पिटल आता है, तब तक आदमी मर जाएगा। इसकी वजह से वी नीड रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड रेसिडेंट स्टाफ जो हॉस्पिटल में 24 आवर्स तक रहते हैं। अभी ये रेसिडेंट डॉक्टर्स और रेसिडेंट स्टाफ हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन वैल्यू चेन, यानी इनकी वजह से ही हॉस्पिटल चल रहा है। और अगर हम ऑपरेशंस में वो मेन्यू कम कर देंगे, खाने के आइटम्स कम कर देंगे, तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। दे विल फील अनजस्ट कि भाई एक तो हम यहाँ पे रहते हैं, गिना चुना थोड़ा बहुत खाने मिलता है, उसमें भी ये लोग ऐसा डाउनसाइज कर रहे हैं। तो डाउनसाइज करने से पहले, यानी डाउन जो कटिंग करना है हमें मेन्यू का और कॉस्ट बढ़ाना है, वो सब करने से पहले ये सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करने हैं। तो ये 2 चीज का एनालिसिस हो गया, सिंपल, इजी, परफेक्ट। अभी आउटसोर्सिंग पे आते हैं। आउटसोर्सिंग कौन था? अनुपमा, अनुपमा ही थी ना, सॉरी अभी वो सीरियल ज्यादा चल रहा है, बहुत लोग आप में से देखते होंगे। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कैटरस है, अनुपमा नहीं, अन्नपूर्णा कैटरस। ये मत सोचना मैं वो सीरियल देखता हूं, मैंने सिर्फ सुना है वो सीरियल के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्नपूर्णा कैटरस के बारे में। अन्नपूर्णा कैटरस ने हमें क्या कहा है कि अन्नपूर्णा कैटरस हमें सबसे पहले तो 1,68,000 का लीज रेंटल देगा। क्या देगा? 1,68,000 का लीज रेंटल। तो वो हमारा एक रेवेन्यू हो गया। दूसरा, जो टोटल रेवेन्यू हो रहा है अन्नपूर्णा कैटरस को, उसका 2% वो हमें शेयर करेगा। अभी टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है मुझे कैसे पता? कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट में आते हैं। वर्किंग नोट क्या है? मील्स। वो 150 मील्स सेल कर पाएगा 50 रुपीज। भाई ने 42 से ज्यादा 50 कर दिया प्राइस, तो उसकी वजह से उसका रेवेन्यू हो गया 7,500 रुपीज। फिर स्नैक्स, 100 स्नैक्स वो बेच पा रहा है 30 रुपीज ईच, ये पर डे है, तो 3,000 रुपए उसको स्नैक्स से मिल रहा है। और जूस और बिस्किट वो 2,500 के बेच रहा है ऑन डेली बेसिस, तो वो 2,500 हो गया यहाँ पे। तो टोटल 13,000 रुपए का सेल वो रोज कर रहा है। ये वो कितने दिन के लिए करेगा? 365 डेज के लिए करेगा। तो 13,000 को अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 47,45,000। ये करेक्ट था, ठीक है। तो 47,45,000 का 2% हमें यहाँ पे मिलने वाला है, तो दैट इज नथिंग बट 94,900। अभी हम आगे जाते हैं। यूटिलिटी का मेंटेनेंस हम कितना रिकवर करने वाले हैं उनसे? 20% ऑफ 3 लाख। कितना? 20% ऑफ 3 लाख, दैट इज 60,000। तो 60,000 हम उनसे रिकवर करेंगे, तो टोटल अन्नपूर्णा कैटरस से हमें कितना मिलेगा? 168 प्लस 94 प्लस 60। ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। किससे? अन्नपूर्णा से। अभी हमारा खर्चा क्या क्या होगा? तो हमारा खर्चा एक तो ये होगा कि ये यूटिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट 3 लाख रुपए का यूटिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। हम उनसे 20% रिकवर कर रहे हैं, लेकिन पूरा 12 महीने का तो मुझे भरना पड़ेगा। तो वो 3 लाख मैंने यहाँ पे लेस किया, तो टोटल जो गेन हो रहा है मुझे आउटसोर्सिंग से, दैट इज नथिंग बट 22,900। यानी पहले दो ऑप्शंस में तो मुझे लॉस हो रहा था, 9 लाख का लॉस हो रहा था अगर मैं करंट सिचुएशन से हैंडल करूं, 2 लाख का लॉस हो रहा था अगर मैं डाउनसाइज कर दूं मेरे ऑपरेशंस को। लेकिन अगर मैं आउटसोर्स करता हूं तो मुझे 22,900 का बेनिफिट होगा, मुझे 22,900 का बेनिफिट होगा। अभी ये 22,900 का बेनिफिट हम ले, ये किसके बेसिस पे लेंगे? फाइनेंशियल बेसिस पे। तो और एक आंसर में क्या छापना पड़ेगा? क्वालिटेटिव फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। तो वो क्या क्या है? एक तो क्वालिटी ऑफ फूड एंड ईटेबल्स प्रोवाइड बाय अन्नपूर्णा। भाई वो लोग का क्वालिटी अच्छा है क्या नहीं? हॉस्पिटल का खाना है, होटल का खाना एक बार खराब हो तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल का खाना खराब नहीं हो सकता है।
पेशेंट पता चला वहां आके ज्यादा बीमार हो गया, तो यू हैव टू टेक केयर कि क्वालिटी एक तो अच्छी हो कैटरर्स की। दूसरा, प्राइस इंक्रीज्ड विल बी अ बर्डन ऑन स्टाफ एंड डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स और स्टाफ है उनके लिए फ्री तो है नहीं खाना, तो ये इंक्रीज इन प्राइस विल बिकम अ बर्डन फॉर देम, तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा। कल उठ के डॉक्टर और स्टाफ चले गए तो हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे। तीसरा, whether the staff which is presently engaged in canteen facility will be retrenched or transferred to another department। अन्नपूर्णा कैटरर्स ने कहा कि मुझे आपके कोई बंदे चाहिए ही नहीं, आपके सारे बंदे यूजलेस है, मैं मेरा नया स्टाफ हायर करेगा, तो अभी जो करंट एम्प्लॉयज है उन्हें सबको निकालना पड़ेगा। तो फिर ये भी एक स्टेक होल्डर एम्प्लॉय जो हमारा स्टेक होल्डर है वो अनहैप्पी हो रहा है, तो ये चीज भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि वेदर द एम्प्लॉयज विल बी रिट्रेंच्ड और दे विल ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, क्या होगा, दैट वी हैव टू सी। Fourth, legal implications for this outsourcing agreement. Since it is an hospital, you have to take care of all the things perfectly. So there could be some legal implications that you have to undergo before going into this agreement. तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है, नो डाउट प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें डिसीजन लेना ही चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ हमें नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं। लास्ट में हम लोग ने एक छोटा सा नोट दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट non-value added functions can be easily outsourced based upon monetary aspect। इसके पहले वाले नहीं, लेकिन उसके पहले वाले केस स्टडी में हमने देखा था कि वो जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट था, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट किसका, एक कंपनी थी जिसे वो डिलीवरी कर रहे थे प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट वो लोग ने आउटसोर्स कर दिया था क्योंकि वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी था। कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो लॉजिस्टिक्स आप हमसे करवा रहे हो या आउटसोर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे वो लोगों ने क्या कहा कि इन केस एनी फंक्शन ऑफ योर बिजनेस इज नॉन वैल्यू एडेड, सो यू नीड टू एलिमिनेट देम। एलिमिनेट करने से अच्छा क्या करो, आउटसोर्स कर दो। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा फंक्शन हो विच इज नॉन वैल्यू एडिंग, सो यू थिंक कि वो आउटसोर्स हो सकता है। इन केस अगर आउटसोर्स हो सकता है तो ट्राई आउटसोर्सिंग इट, बिकॉज दे आर नॉट वैल्यू जनरेटिंग, बट दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक। नॉन वैल्यू एडिंग है लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में कैंटीन एज सच नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, पेशेंट को कहीं से भी खाना है उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है हॉस्पिटल के रेप्यूटेशन के लिए, यानी डिसीजन नॉन वैल्यू एडिंग हो सकता है। जरूर आउटसोर्सिंग के बारे में सोचो, बट बिफोर थिंकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग समथिंग you need to also think whether it is a strategic decision. Since that seems to be a strategic decision, you need to consider all the aspects and then only take a final call कि हमें क्या करना है, करंट सिचुएशन में कंटिन्यू करना है, ऑपरेशंस को डाउनसाइज करना है या फिर आउटसोर्स करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एक स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है और ये थ्रूपुट अकाउंटिंग के ऊपर है। छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स हमें फॉर्मूला में डालना है, योर सम इज डन। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अजेंटा डिजिटल सॉल्यूशन इज अ रिनाउंड नेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाइड वेराइटी ऑफ डिजिटल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ये क्या बनाता है, डिजिटल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। उनके अबैकस डिवीजन के लिए दे आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बेसिक कैलकुलेटर्स capable for academic and commercial use. So mainly they are into manufacturer of calculators. Presently, Abacus is manufacturing only 3 models. 3 models बना रहे, C100, C125 and C500. ये 3 टाइप के कैलकुलेटर्स ये लोग बनाते हैं and they sell it through distributors network. इससे हमें कुछ काम नहीं है. Let's move ahead. During manufacturing process, each calculator needs to pass through various steps before it gets ready. कैलकुलेटर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेप्स से उसे पास होना पड़ता है। PCIA is an essential step and performed manually where processing chip has been installed, activated and tested. एक प्रोसेस है जिसके बारे में उन्होंने बात किया है, PCIA। ये प्रोसेस में क्या होता है, वो लोग चिप इंसर्ट करते हैं मैन्युअली और टेस्ट करते हैं। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अबैकस इज कंस्ट्रेन्ड बाय PCIA। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखे कंस्ट्रेन, थ्रूपुट, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये थ्रूपुट अकाउंटिंग का सम है। अभी यहाँ पे ये लोग ने क्या कहा है, PCIA जो प्रोसेस है ना, दैट इज कंस्ट्रेन्ड। कंस्ट्रेन्ड यानी ये प्रोसेस एक लिमिटिंग फैक्टर है, इसमें जितना प्रोसेस होता रहेगा ना वो हिसाब से ही हम बाकी प्रोसेसेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 120 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है, लेकिन ये PCIA में सिर्फ 100 यूनिट्स ही प्रोसेस होते एक दिन में, तो ये 120 यूनिट्स हमारे लिए वेस्ट है। इसमें से कितने काम आएंगे, 100, बाकी के 20 इन्वेंट्री में रहेंगे। तो PCIA क्या हो गया, कंस्ट्रेन हो गया, दिस बिकम्स अ बॉटलनेक। ये क्या हो गया,
बॉटलनेक प्रोसेस हो गया। बॉटलनेक यानी इट्स अ कंस्ट्रेंट। अभी आगे हम लोग ने क्या है, द बेसिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टॉप लाइन एंड प्राइम कॉस्ट इज गिवन। अब ये तीन कैलकुलेटर्स के मॉडल थे, C100, C120 और C500। उसके वर्क में कुछ डिटेल्स दी है। सेल्स प्राइस दिया है दोनों का, तीनों का, मटेरियल कॉस्ट दिया है और लेबर कॉस्ट दिया है। सेल्स प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अभी ये सम किसका है? थ्रूपुट अकाउंटिंग का। थ्रूपुट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में करवाया था तभी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन यहां पे ये जो कंट्रीब्यूशन है, यूजुअली हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन थ्रूपुट कैलकुलेट करते वक्त हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट बिकम्स सेल्स माइनस यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट? यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंजेस बेसिस यूनिट्स, यानी मटेरियल कॉस्ट। 1 यूनिट 5 रुपया, 2 यूनिट 10 रुपया, 3 यूनिट 15 रुपया, दिस चेंजेस एज पर यूनिट। और थ्रूपुट अकाउंटिंग में और एक चीज याद रखनी है, लेबर कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी यहां पे जब भी हम सेल्स माइनस यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट में हम लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। सो हमारा मोटा मोटी कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये चीज हमें याद रखनी है। कहां पर? थ्रूपुट अकाउंटिंग में। जब भी सम थ्रूपुट अकाउंटिंग का हो तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सेल्स माइनस यूनिट लेवल वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन एंड लेबर कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था कि यूजुअली दिस कंसिडर्स कि लेबर हम चेंज नहीं करते हैं। मटेरियल का क्या है, आज एक सप्लायर से खरीदा, कल कोई और सस्ता दे रहा है उससे खरीदेंगे। लेकिन जो लेबर है हमारा, वो ऐसा नहीं होता कि आज इसका हम 100 रुपए पगार है, कल उठ के कोई बोल रहा है भाई मैं 90 रुपए में काम करूंगा तो यू हायर हिम, भाई तू निकल, ही इज वर्किंग फॉर 90। ऐसा नहीं होता है। लेबर्स आर यूजुअली ट्रेन्ड एंड वी कीप देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन आवर कंपनी, इसीलिए लेबर कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। All the processes and division of ADS are operating for a single shift of 8 hours in a day. 8 घंटा काम करते हैं, that is 800, what do we call? Around 8 hours for 60 minutes. तो 8 into 6, 480 minutes ये लोग काम करते हैं। उतना ही होता है ना? 60 into 8, that is, हाँ 480 minutes, sorry 480 minutes काम करते हैं। Conversion cost per hour. Conversion cost per hour. अब ये conversion cost क्या है? You can say nothing but kind of fixed cost. Conversion cost is nothing but kind of fixed cost. Conversion cost per hour including labor cost is 5600. देखो थ्रूपुट अकाउंट के सब में ये लोग ने यही दे दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट यानी कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट इज 5600। तो ये जो कॉलम है ये अभी हमारे लिए इतने काम का नहीं है। आगे बढ़ते। The standard output for PCIe during the day is 800 units of C100, 560 units of C125 और 320 units of 500। यानी अगर हमें दिन में कैलकुलेटर्स प्रोसेस करने हो तो हम 800 यूनिट बना सकते हैं C100 के, या तो 560 यूनिट बना सकते हैं C125 के, या तो 320 यूनिट्स बना सकते हैं C500 के। क्यों? क्योंकि PCIe जो है दैट इज कंस्ट्रेंट, उसमें इससे ज्यादा मटेरियल जाएगा नहीं, इससे ज्यादा चिप्स हम उसमें डाल पाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद देखा है ADS is capable of selling more than what it's presently capable to produce। मार्केट डिमांड है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट बिक सकता है, लेकिन PCIe जो प्रोसेस है वो कंस्ट्रेंट है, उसकी वजह से वो इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता। The CEO of ADS recently attended a science fair जहां पे उसको पता चला रोबोटेक 40 करके टेक्नोलॉजी आया है which is developed by this company and it is able to install the chips through robot। यानी इसने देखा है कि भाई टेक्नोलॉजी यूज करके हम ये चिप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी उसको एनालाइज करना है कि भाई ये जो बॉटलनेक है अपना, ये जो PCIe मशीन कंस्ट्रेन है, ये एक्चुअली में कंस्ट्रेन है कि इससे धंधा चल सकता है। अभी ये लोग ने क्या पूछा है, मैनेजमेंट हैज हायर्ड यू एज अ कंसल्टेंट, अपन कंसल्टेंट बन गए, फीलिंग लो वी आर द कंसल्टेंट, एंड अभी क्वेश्चंस आंसर करो। ऑन अ रैंडम डे इफ 480 यूनिट्स, 140 units and 120 units of these three models are produced respectively, calculate the efficiency level that current bottleneck is operational at and interpret the same and compute profits earned during the day। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है एज अ कंसल्टेंट, अगर
उसने एक दिन में ये तीन कैलकुलेटर के 480, 140 और 120 यूनिट्स बनाए हैं, तो हमें देखना है कि उसका एफिशिएंसी कितना है, उसका एफिशिएंसी कितना है, यानी ये बॉटलनेक रिसोर्स जो है उसको ये लोग ने कितना एक्सप्लॉइट किया है, कितने अच्छे से यूज किया है, वो हमें देखना है। और दूसरा, टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया है कंपनी ने, वो हमें देखना है एक दिन में। सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्शन मॉडल विच इज बेनिफिशियल कंसिडरिंग द रैंकिंग बेस्ड ऑन थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अभी हमें क्या, ये तीन मॉडल है, अभी कंस्ट्रेन है, आइदर दिस आइदर दिस आइदर दिस, तीनों में से कोई एक बना सकते हैं, या फिर पहले एक बनाना फिर दूसरा फिर तीसरा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी मॉडल हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता हो, कंट्रीब्यूशन पर मिनट, और जिसका सबसे ज्यादा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आता है, वो मॉडल हम सबसे पहले बनाएंगे। कंट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन पर लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? पीआई है मशीन, तो मशीन का टोटल टाइम है, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर दैट मिनट जितना आता है, या फिर इजी कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, टीआर अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके हिसाब से रैंकिंग देके वो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें वो बोला है। और तीसरा, एक्सप्लेन गोडार्ड 5 स्टेप टू रिमूव दी बॉटलनेक। ये 5 स्टेप हमने कॉन्सेप्ट नोट में देखे थे, वापस हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले, एफिशिएंसी लेवल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? एफिशिएंसी रेशियो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी अटेन्ड इन प्रोडक्शन। कितना एफिशिएंटली हमने काम किया है। अभी ये रेशियो लॉजिकली सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी ये एफिशिएंसी रेशियो को लॉजिकली समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी वो एग्जांपल क्या है समझो। इफ आई हैव टोल्ड यू कि 1 आवर में यू कैन सॉल्व 5 सम्स, 1 आवर में यू कैन सॉल्व 5 सम्स। आप गए, मेरी बात सुन के अच्छे बच्चे बनकर पढ़ाई करके आए, और 2 आवर्स में आप 15 सम्स करके आए, 2 आवर्स में आप 15 सम्स करके आए। तो अभी आपका एफिशिएंसी रेशियो मैं कैसे चेक कर सकता हूं? फर्स्ट आई विल कैलकुलेट कि 15 सम्स करने के लिए एक्चुअली कितने आवर्स लगने चाहिए थे। अगर 1 आवर लगता है 5 सम्स करने के लिए, तो 15 सम्स करने के लिए 3 आवर्स लगने चाहिए थे। आपने कितने आवर्स लिए? 2 आवर्स लिए। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट? दैट वाज 3 आवर्स। आपने कितना टाइम लिया? 2 आवर्स। सो योर एफिशिएंसी इज नथिंग बट 150%। करेक्ट? समझा? इजी। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल आवर्स वर्क्ड इज नथिंग बट द एफिशिएंसी रेशियो। तो यहां पे एफिशिएंसी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वी हैव मेड दिस टेबल। अभी ये टेबल देखते हैं। यहां पे क्या बोला है हमने? एक्चुअली एक दिन में C100 के 480 यूनिट्स बनाए, 480 यूनिट्स। करेक्ट? स्टैंडर्ड हम कितना बना सकते थे? 8 घंटे में। आगे वो लोग ने क्वेश्चन में दिया था या तो 800 ऑफ C100, या तो 560 ऑफ C125, या तो 320 ऑफ C500। तो 800 यूनिट्स हम बना सकते थे आइडियली C100 के। कितने टाइम में? 8 घंटे में, बिकॉज वी वर्क फॉर 8 आवर्स। सो 1 आवर में हम कितना यूनिट्स बना सकते थे? 100। 1 आवर में हम 100 यूनिट्स बना सकते थे। हमने कितना यूनिट्स बनाया? 480 यूनिट्स। तो आइडियली 480 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? अगर 100 यूनिट्स बनाने के लिए 60 मिनट लगता है, दैट इज 1 आवर, तो 480 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 480 यूनिट्स बनाने के लिए 4.8 आवर्स लगेंगे। उसके बाद सिमिलरली हमने C125 के 140 यूनिट्स बनाए। आइडियली 560 बना सकते थे 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बना सकते हैं? 70। तो 70 यूनिट्स अगर 1 घंटे में बना सकते हैं, तो 140 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम जाएगा? 2 घंटे, 2 आवर्स। सिमिलरली वी कैलकुलेटेड फॉर C500। तो टोटल हमें 9.8 आवर्स चाहिए। कितना? 9.8 आवर्स चाहिए 480 यूनिट्स ऑफ C100, 140 यूनिट्स ऑफ C125 और 120 यूनिट्स ऑफ C500, सॉरी 140 ऑफ C25 एंड 120 ऑफ C500 बनाने के लिए टोटल 9.8 आवर्स चाहिए। हमने कितना टाइम लिया है? 8 आवर्स। हमने 8 घंटे के लिए ही काम किया है। सो 9.8 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, दिस इज नथिंग बट आवर एफिशिएंसी रेशियो। सो हमारा एफिशिएंसी कितना है? 122.5%। दिस इज आवर एफिशिएंसी। यानी हमने वो PA जो मॉडल था ना, कंस्ट्रेंट था, क्या था वो कंस्ट्रेंट? PC कुछ तो था ना, कहाँ गया? हाँ, PCIA। ये PCIA को हमने अच्छे से यूटिलाइज किया है, वो कंस्ट्रेंट को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, और हमारी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, दैट इज 122.5%। इंटरप्रिटेशन: 122.5% signifies that efficiency of exploiting the bottleneck activity is 22.5%। हमने 22.5% ज्यादा
अच्छे से इसको यूटिलाइज किया है बेटर देन दी स्टैंडर्ड, क्योंकि 9.8 आवर्स लगते थे इतने यूनिट्स बनाने के लिए, हमने वो 8 घंटे में बना दिया। अभी वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द डे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था 480, फिर 480 यूनिट्स इंटू 140 ये सब क्या है? वो जो टेबल में दिया था ना, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट, तो वो यहाँ पे किया, यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है उनके सेल्स से, फिर यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई उनके लेबर कॉस्ट से, और कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे टोटल ले लिया है। वो लोग ने दिया था ना कन्वर्जन कॉस्ट इज इंक्लूडिंग द लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट को भूल जाओ ना, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है, वो ही आएगा। तो 5600 पर आवर के लिए था, तो हमने यहाँ पे 5600 इंटू 8 आवर्स के लिए लिया, दैट इज 44800। हमने 9.8 आवर्स का काम 8 घंटे में किया, तो फिक्स कॉस्ट तो 8 घंटे का ही लगेगा। सो हमारा टोटल प्रॉफिट जो आता है दैट कम्स टू 31,280। दिस इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इजी सिंपल। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू गिव द रैंकिंग, कि अगर ये 3 प्रोडक्ट में से कोई एक बनाना हो या कोई 2 बनाने हो, हमारे पास 8 ही घंटे दिन में, तो कौन सा पहले बनाना चाहिए, कौन सा बाद में बनाना चाहिए? उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या है? थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट। यहां पे हमारे पास बॉटलनेक मिनट सेम है 8 आवर्स, तो हम डायरेक्टली थ्रूपुट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट भी कर सकते हैं। तो ये थ्रूपुट रेशियो हमें क्या बताता है लॉजिकली, अगर हम मीनिंग समझने जाए तो, कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना रिकवर हो रहा है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना रिकवर हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला इज नथिंग बट थ्रूपुट अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। थ्रूपुट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन, सो कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है, दैट मींस हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो? फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, थ्रूपुट 150 है, दैट मींस हमारा 100 तो रिकवर हो रहा है प्लस 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो विल कम टू 1.5। अगर 1 से ज्यादा है तो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव्स है, तो 3 ऑल्टरनेटिव्स में जिसका सबसे ज्यादा थ्रूपुट आएगा वो हम प्रोड्यूस करेंगे। थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, अभी फास्ट जाते हैं। सेल्स 140 था, एक का देखते हैं, बाकी फिर तीनों का सेम है। सेल्स 140 था माइनस मटेरियल कॉस्ट, दिस कम्स टू थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे ध्यान क्या रखना है? लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड। मैं घड़ी घड़ी आपको ये बोल रहा हूं, लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड इन थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट कैलकुलेट करते वक्त वी हैव टू कंसीडर लेबर कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट। फिर यहां पे आता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स कितने हैं? 800 ही बना सकते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल कम टू 54,400। अभी टोटल हमारा कन्वर्जन कॉस्ट कितना है? दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट 44,800। दोनों को अगर डिवाइड किया तो हमें मिलेगा थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो, दैट कम्स टू 1.21। वैसे तीनों का कैलकुलेट करो तो यू विल गेट 1.2 एंड 1.78। सबसे अच्छा रेशियो किसका है? C500 का। तो सबसे पहले हमें प्रोड्यूस क्या करना चाहिए? C500। फिर अगर टाइम बचता है तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? C100। और फिर भी अगर टाइम बचता है तो हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? C125। तो ऐसे हम रैंकिंग दे सकते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर। मैंने जो आपको पहले हिंदी में समझाया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इज नथिंग बट थ्रूपुट अपॉन कन्वर्जन कॉस्ट, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 दैट मींस इट इज गुड। तो ये एक बार आप खुद से पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज नथिंग बट गॉडार्ड्स 5 स्टेप मॉडल टू रिमूव दी बॉटलनेक। ये भी एकदम इजी थे, 5 स्टेप्स हमने देखे थे कॉन्सेप्ट वीडियो में। आप फिर से एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द बॉटलनेक। बॉटलनेक क्या है? जो कंस्ट्रेन है वो क्या है? पीसीआई है हमारा, बॉटलनेक है। दूसरा हमें क्या करना चाहिए? एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक, यानी बॉटलनेक में तो कम मत करना। अगर वो मशीन कंस्ट्रेन में है उसी को आप कम यूज करते हो, तो हमारे जितना बड़ा गधा और कोई नहीं है, उसका तो हमें फुल्ली यूटिलाइज करना है। अगर वो और अच्छे से और ज्यादा यूज हो सकते हैं तो और ज्यादा यूज करो, क्योंकि जितना हम बॉटलनेक को ज्यादा यूज करेंगे उतना हम बाकी मशीन्स में प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे 122.5% यूज किया, यानी हमने अच्छे से बॉटलनेक को यूटिलाइज किया है। तो सेकंड इज एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक। तीसरा, नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट, यानी हमें यहां पे पता है कि हम C100 जो मॉडल था उसके 800 कैलकुलेटर्स ही एक दिन में ये PCIe में से पास कर पाएंगे, तो उसके पहले के जो प्रोसेसेस है वहां के एम्प्लॉयज को मोटिवेट मत करो कि भाई 1000 कैलकुलेटर बनाने हैं, भाई 1200 कैलकुलेटर बनाने, 1500 कैलकुलेटर बनाने। अगर हम जितना वो डिपार्टमेंट्स को मोटिवेट करेंगे वो लोग तो ज्यादा बना देंगे, लेकिन PCIe में जब तक कैलकुलेटर नहीं जाएगा तब तक वो कैलकुलेटर बनेगा नहीं, और ये कंस्ट्रेंट है। तो जितना वहां पे ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे वो सारा इन्वेंट्री के तौर पर खड़ा रहेगा। इट विल बिकम एन इन्वेंट्री।
in the business, or for inventory we have to incur warehousing cost and etc. So जो भी bottleneck resource है उसको पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई करो, दूसरा उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करो, तीसरा जो नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज है उन्हें बॉटलनेक से सबऑर्डिनेट करो. सो डोंट प्रोड्यूस मोर ऑफ नॉन बॉटलनेक प्रोसेसेस सो दैट योर बॉटलनेक रिसोर्स कैन नॉट यूटिलाइज देम. बॉटलनेक जितना यूटिलाइज कर सकता है उतना ही सबऑर्डिनेट के प्रोड्यूस करो. सो नॉन बॉटलनेक को उससे सबऑर्डिनेट करो, वो यहां पे लिखा है. एलिवेट द बॉटलनेक, एलिवेट द बॉटलनेक या फिर एनहांस द बॉटलनेक या फिर एलिमिनेट द बॉटलनेक, ये तीनों यहां पे लिख सकते हो, बट यूज द वर्ड एलिवेट या फिर एनहांस, क्योंकि मॉडल में एलिवेट है या एनहांस है. यहां पे वो लोग ने एक्सप्लेनेशन में क्या किया है कि ट्राई करो बॉटलनेक को एलिमिनेट कर दो. अभी ये पीसी आइए 800 बना सक रहा है, तो पहले उसको एनहांस करने की ट्राई करो. क्या वो 1000 बना पाएगा 8 आवर्स में? क्या वो 1200 बना पाएगा? क्या वो 1500 बना पाएगा? तो ट्राई टू एनहांस इट, और जो दिन इट विल रीच अ कैपेसिटी कि भाई नहीं ये सबसे मैक्सिमम बना पा रहा है, तब जाके कोई और मशीन बॉटलनेक बन जाएगा. तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. हमारे प्रोसेस में बॉटलनेक्स आते रहेंगे, तो ये बॉटलनेक को हमें इंप्रूव करते रहना है. एनहांस करो, एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक उसके लेके जाओ, ताकि आगे वाले जितने बना पा रहे हैं उतना ही ये बॉटलनेक बना पा रहा है, और फिर दूसरे बॉटलनेक को पकड़ो और उसको एनहांस करो, एंड देन रिपीट दी प्रोसेस. तो ये 5 स्टेप्स थे गोडार्ड के. क्या था? पहला आइडेंटिफाई दी बॉटलनेक, दूसरा क्या था? दूसरा रिपीट विथ मी. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई दी बॉटलनेक, दूसरा एक्सप्लॉइट दी बॉटलनेक, यूज द बॉटलनेक टू इट्स फुलेस्ट, तीसरा सबऑर्डिनेट द नॉन बॉटलनेक प्रोसेसेस विद द बॉटलनेक प्रोसेस, चौथा एनहांस द बॉटलनेक, एलिवेट द बॉटलनेक, और पांचवा रिपीट दिस प्रोसेस अगेन. तो ये 5 स्टेप थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17. चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट. इट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट. इट इज ऑन सर्विस लेवल अग्रीमेंट. छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा. फटाफट रीड करते हैं. क्या है? Red Star Limited is largest manufacturer of air conditioner. It is not good at attending customer call due to lack of capabilities, but it is an important activity from the aspect of value chain. ये एयर कंडीशन बना रहा है, इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू चेन है कि कस्टमर के कॉल्स आंसर करे, उनके क्वेरीज आते हैं, फिर इंक्वायरी आती है, तो वो सारे कॉल्स इन्हें अटेंड करने हैं, जो ये अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. Hence, in order to improve the customer experience, that is downstream supply chain. हमने सप्लाई चेन में देखा था अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मतलब क्या? फ्लो रिलेटेड टू सप्लायर. और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मतलब क्या? फ्लो रिलेटेड टू कस्टमर. सो यहां पे दे वांट टू इंप्रूव द डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन, दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस. वो कैसे करेंगे? RSL decided to hire Krishna Infotech and BPO Services KIBS for attending the calls of existing and prospective customers. ये सोच रहे हम बाहर एक एक्सटर्नल एजेंसी हायर करेंगे जो ये कॉल्स अटेंड करेंगे, जिसका नाम है KIBS. सर्विस लेवल अग्रीमेंट वॉज ड्यूली एंटर्ड. यहां पे ये अग्रीमेंट एंटर हुआ है. क्वेश्चन में जरूरी अग्रीमेंट के बारे में हमें पूछा रहेगा कि अग्रीमेंट समझाओ. एंड सर्विस लेवल ऑफ 90-20 हैज बीन प्रिस्क्राइब. अभी ये सर्विस लेवल ऑफ 90-20 क्या है? आगे क्वेश्चन में पूछा है 90-20. चलो मैं यहीं पे समझा देता हूं. व्हाट इज 90-20? सर्विस लेवल ऑफ 90-20 मींस अभी ये कॉल उठाने की सर्विस है. सो 90% ऑफ द कॉल्स, 90% ऑफ द कॉल्स should be picked up, 90% of the calls should be picked up within 20 seconds or less. यानी 90-20 का सर्विस लेवल डिसाइड हुआ है, मतलब 90% of the calls should be picked up before 20 seconds. यानी कस्टमर अगर कॉल कर रहा है तो 20 सेकंड बिना रुके उसके पहले ही आपको कॉल उठा लेना है. दैट इज सर्विस लेवल. ये किप्स के साथ डिसाइड हुआ है. वरना कॉल सर्विस तो हम एग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे, एम्प्लॉय भाई शांति से बैठा है, कस्टमर का कॉल ही नहीं उठा रहा है, तो दैट शुड नॉट हैपन. इसलिए सर्विस लेवल डिसाइड हुआ है. टू कीप अ चेक ऑन सर्विस क्वालिटी, ये इसलिए अग्री हुआ है क्योंकि ये लोग का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. इनवॉइस विल बी जनरेटेड मंथली एंड सर्विस लेवल विल ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड ऑन मंथली बेसिस. इनवॉइस एवरी मंथ जनरेट होगा, पेमेंट हर मंथ होगा, और तभी ये सर्विस लेवल भी चेक किया जाएगा. फॉर द फर्स्ट मंथ अलोंग विद द इनवॉइस किप्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू RSL. पहले मंथ का इनवॉइस किप्स ने भेजा, उसके साथ किप्स ने ये कुछ डिटेल्स भी भेजे हैं. क्या डिटेल्स भेजे हम पढ़ते हैं. टोटल कॉल्स ऑफर्ड आर 5120. टोटल कॉल्स कितने ऑफर हुए? 5120. एक महीने में 5120 कॉल अटेंड किए हैं. कॉल्स आंसर्ड विद इन द थ्रेशोल्ड टाइम, यानी 20 सेकंड से पहले ही कॉल उठा लिए. ऐसे कॉल्स कितने हैं? 4850. और शॉर्ट और अबंडेंट कॉल विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट आर 115. अभी ये शॉर्ट और अबंडेंट कॉल क्या है?
तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड, आपको कई बार लोन लेने के लिए कॉल आता है, कई बार बिल्डर का कॉल आता है, सर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो आप क्या करते हो, वो आपको कॉल करके बोलेगा हेलो सर हाउ आर यू, आप बोलेंगे आई एम फाइन, फिर वो स्टार्ट करेगा कि सर आपके लिए लोन अप्रूव हुआ है, आप वो कुछ आगे बोले उसके पहले ही टक कट, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड अबंडेंट कॉल। उसका कुछ सुनने से पहले ही 20 सेकंड के अंदर अंदर ही हमने कॉल तुरंत कट कर दिया, ये क्या है, शॉर्ट और अबेंडेंट कॉल। वाइसे वर्सा भी हो सकता है कि कस्टमर ने कॉल किया लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से बिफोर थ्रेशोल्ड टाइम ही कॉल किप्स की जगह से कट हो गया, उसकी वजह से कस्टमर को वो एक कॉल वेस्ट हो गया या फिर वो कॉल पे बात नहीं हुई। ऐसे कॉल्स कितने हुए, 115। CFO while authorizing the payment queries, ये queries है, generated by the account executive in ERP came across Kip's payment. He immediately seek a copy of SLA from the legal team but was not able to understand the technical aspects. फर्स्ट मंथ का इनवॉइस आया तभी ये CFO ने बोला भाई मेरे को सर्विस लेवल अग्रीमेंट लाओ, और सर्विस लेवल अग्रीमेंट देखने के बाद उसको वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसने हमें एज अ कंसल्टेंट हायर किया है कि एक्सप्लेन द फ्यू टर्म्स इन सर्विस लेवल अग्रीमेंट एज वेल एज एक्सप्लेन व्हाट इज सर्विस लेवल। अभी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। फर्स्ट, व्हाट इज SLA थ्रेशोल्ड एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड टाइम इन दिस केस। SLA थ्रेशोल्ड कितना है, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट का थ्रेशोल्ड कितना है और थ्रेशोल्ड टाइम कितना है वो हमें बताना है। दूसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 90-20 SL, 90-20 का मतलब मैंने समझा है, वही आपको नीचे लिखना है। थर्ड, कंप्यूट द SL लेवल ऑफ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में ये लोग का सर्विस लेवल कितना अचीव हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। फोर्थ, वेदर किप्स अटेंडेड द SL लेवल टू इट्स फुल, वो जो सर्विस लेवल हमने कैलकुलेट किया उसके बाद हमें देखना है कि वो 90% से ऊपर है या नहीं है। एंड लास्ट, फॉर हाउ मेनी कॉल्स किप्स कैन बिल, कितने कॉल्स के लिए किप्स बिलिंग कर सकता है वो हमें बताना है। फर्स्ट, सर्विस लेवल अग्रीमेंट का थ्रेशोल्ड क्या है तो वो हमें डिस्कस करना है। सर्विस लेवल अग्रीमेंट थ्रेशोल्ड इज द एक्टिविटी रिस्पॉन्स टाइम स्पेसिफाइड इन द सर्विस लेवल अग्रीमेंट। थ्रेशोल्ड क्या है, इट इज द एक्टिविटी टाइम, वो क्या, इट इज द एक्टिविटी टाइम विच इज स्पेसिफाइड इन द सर्विस लेवल अग्रीमेंट। हमारे में एक्टिविटी टाइम कितना स्पेसिफाइड है, 20 सेकेंड्स एंड 90% ऑफ द कॉल शुड बी अटेंडेड बिफोर 20 सेकेंड, तो हमारे में जो थ्रेशोल्ड है दैट इज ऑफ 20 सेकेंड्स। In the current case, SLA threshold is number of seconds within which the call shall be responded by the telecaller of KIPS. The threshold time in this case is 20 seconds. It is represented by service level of 90-20. Second question था what is service level 90-20, तो वो हमें समझाया है कि service level agreement defines the level of service you expect from the vendor, laying out the matrix by which service is measured. सर्विस मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर करेंगे, तो वो सर्विस लेवल में हम लिख देते, यहाँ पे वो सर्विस लेवल डिसाइडेड है, क्या है वो लोग ने बताया है। सर्विस लेवल बेसिकली मेजर्स द परफॉर्मेंस of 90-20, service level of 90-20. It signifies that 90% of the call should be answered within 20 seconds. 90% of the call should be answered within 20 seconds. अभी कॉन्सेप्ट इस साइड दिया है कि SLA is a document that outlines the wider scope of the agreement between service provider and the customer. SLA क्या है? It is agreement between the service provider and the customer. यहाँ पे customer कौन है? RSL और service provider कौन है? KIPS. Whereas SL is the acceptable level of service performance. सर्विस लेवल अग्रीमेंट में हम मेंशन करेंगे कि कैसे सर्विस को हम मेजर करेंगे, और वो सर्विस मेजर करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट सर्विस लेवल. तो यहाँ पे वो लोग ने क्या है, माइंड इट, ध्यान रखना SLA और SL दोनों अलग चीज है, वो हमें पता है. SLA इज अग्रीमेंट, SL इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस. सर्विस लेवल कैसे मेजर करेंगे? इट इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. टोटल कितने कॉल्स उन्होंने आंसर किए, तो इन्होंने आंसर किए थे 4850 कॉल्स, करेक्ट. टोटल कॉल्स ऑफर्ड, टोटल वो लोग ने 5120 कॉल हमें ऑफर्ड किए थे, उसमें से शॉर्ट या अबंडेंट कॉल कितने थे? 115 ऐसे कॉल्स थे जो शॉर्ट या अबंडेंट हो गए थे, जो आंसर ही नहीं हो पाए थे. हाई चांस ये क्वेश्चन सिंस किप्स के रिलेटेड है तो ऐसा ही हुआ रहेगा कि कस्टमर किप्स को कॉल करता है तो किप्स की वजह से कुछ एरर हुआ रहेगा जहां से वो लोग कॉल उठा नहीं पाए रहेंगे, कोई टेक्निकल एरर हो गया रहेगा या कस्टमर ने कट कर दिया बिफोर पिकिंग अप, ऐसा कुछ हुआ रहेगा जिसकी वजह से 115 कॉल्स अनआंसर्ड रहे हैं. तो हम सर्विस लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4850 डिवाइडेड बाय 5120 माइनस 115, क्योंकि 115 तो आंसर हुए नहीं है, तो व्हाट विल कम आवर सर्विस लेवल? 4850 माइनस 5120 माइनस 115, यानी जितने कॉल्स आंसर हुए हैं उसमें से कितने कॉल्स विद इन द थ्रेशोल्ड टाइम हमने आंसर किए हैं. दैट कम्स टू 96.9%, यानी अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड सर्विस लेवल ऑफ 90%, किप्स हैज अटेन्ड द सर्विस लेवल ऑफ 96.9%. which means against every 100 call 97 calls were answered before the threshold time, that is before 20 seconds. Hence SL is achieved to its fullest. KIPS has attended the SL, उन्होंने सर्विस लेवल अचीव कर लिया है. लास्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा था?
लास्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा था देख लेते। फॉर हाउ मेनी कॉल्स किप्स कैन बिल, किप्स कितने कॉल्स के लिए बिलिंग कर सकता है? तो इट इज सिंपल, 4850 तो उसने विद इन थ्रेशोल्ड में खत्म किया है तो उसके लिए तो बिल करेगा ही। और अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी टाइम लिया है बट उसने सर्विस लेवल तो अचीव कर लिया है, तो जितने कॉल्स उसने, अभी ये जो 3 कॉल बचे थे एवरी 100 में से 3 कॉल जो थोड़े लेट आंसर हुए, उसके लिए भी वो बिलिंग तो करेगा ही ना। वो बिलिंग सिर्फ किसके लिए नहीं करेगा, ये जो 115 कॉल्स थे जो अनआंसर्ड थे उसके लिए वो सिर्फ बिलिंग नहीं करेगा, बाकी सारे कॉल्स के लिए ही विल बिल। तो यहाँ पे क्या है, the doubt of SL used for measuring the performance will have a call answered within the threshold limit, but calls answered beyond the threshold limit is the what is, sorry हम properly read करते हैं, no, the doubt SL used for measuring the performance which relies upon the calls answered within the threshold time, but the calls answered beyond threshold time also causes cost and resources at end of the BPO vendor। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कॉस्ट वो इनकर करता है थ्रेशोल्ड लिमिट में आंसर करने के लिए, और जो कॉल्स उसने थ्रेशोल्ड लिमिट में आंसर नहीं किए उसके लिए भी उसको कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉल उठा रहा है तो पैसे जाएंगे कॉल के, तो दैट ही कैन चार्ज। हेंस बिलिंग शैल बी फॉर द टोटल कॉल्स रिस्पॉन्डेड रादर देन दोज विच आर आंसर्ड इन द थ्रेशोल्ड टाइम। यानी जो 3 कॉल्स एवरी 100 कॉल उसने थ्रेशोल्ड लिमिट में आंसर नहीं किए उसके लिए भी वो बिलिंग कर सकता है। हेंस इन द गिवन केस किप्स कैन रेज द इनवॉइस फॉर 5055 invoices. So this was all about the question number 40. So यहाँ पे हम चैप्टर 2 के सारे केस स्टडीज थे, 6 केस स्टडीज वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए है। सो ठीक है, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ाई करो, केस स्टडी डाइजेस्ट भी अच्छे से सॉल्व करो। एग्जाम में आपको केस स्टडी डाइजेस्ट में से अगर क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर आप अच्छे से अभी लिख पाओगे, कॉन्सेप्ट्स लिखना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और फिर आपके हिसाब से आपके वर्ड्स में आंसर लिखना, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी, हंसते हंसते और खुश रह के पढ़ाई करो तो आपको सब याद भी रहेगा और आप अच्छे से एग्जाम में लिख भी पाओगे। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।